तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जेटीपी क्लासेस। बच्चों, आज का टॉपिक +1 साइंस के लिए है। टॉपिक का नेम क्या है वो देखिए, कोलिजन है। ये लास्ट टॉपिक है हमारा यूनिट नंबर 4 वर्क एनर्जी एंड पावर का। तो हमने वर्क कर लिया था, पावर भी कर चुके हैं, एनर्जी चल रही है, तो एनर्जी के अंदर ही ये कोलिजन आएगा। तो पहले एनर्जी को थोड़ा सा और पढ़ लें ताकि कोलिजन तक हम पहुंच सके। तो बच्चों, सबसे पहले फिर से एनर्जी के ऊपर चलेंगे। तो एनर्जी में था एक वर्ड मैकेनिकल एनर्जी, हमारे पास निकल कर आया, और वो मैंने बच्चों बोला था वो किसके बराबर होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के टोटल मैकेनिकल एनर्जी किस बराबर होगी? काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी, चाहे वो कैसे भी मूवमेंट होती हो उस बॉडी की, इन दोनों के बराबर ही हमेशा मैकेनिकल एनर्जी रहेगी। ओके, और अब टॉपिक है कि ये हमेशा कंजर्व रहती। कंजर्व मींस इन दोनों का जो इक्वल्स टू होगा प्लस करने के बाद वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। और वो कब रहेगी? इफ फोर्सेस यूज्ड आर कंजर्वेटिव। ये बात ध्यान में रखना बच्चों, बड़ी इंपॉर्टेंट थिंग है ये। मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू बच्चों काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है कब? जब जो फोर्स वर्क प्रोवाइड करे, मींस जो फोर्स लगा रहे हैं हम ताकि हमारी एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, वो एनर्जी जो फोर्स क्रिएट करवा रही है वो फोर्स कौन सा हो? कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव मींस इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करती है वैल्यू, ना कि उस रास्ते के ऊपर जो कि वो फॉलो करता हुआ जा रहा है। मीन्स रास्ता हम अगर अलग अलग सा यूज कर रहे हैं तो देयरफॉर हर बार एनर्जी अलग अलग से ना लगे। यहां से लेकर यहां तक जाना है, चाहे किसी भी रास्ते के अकॉर्डिंगली जाए, वर्क का वैल्यू या एनर्जी की वैल्यू क्या रहनी चाहिए? सेम रहनी चाहिए। तो अगर तो फोर्सेस है कंजर्वेटिव, देयरफॉर काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के बराबर रहेगा। और ये केस हमने पहले भी बच्चों किया है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंगली इनिशियल और फाइनल पाथ के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि कोई रास्ते में। और जो एनर्जी है वो भी हमें पता है, कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये बात हम छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं। सो देयरफॉर बच्चों, ये जो एनर्जी है ये टोटल एनर्जी है। आप ध्यान से सुनो, मैकेनिकल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। मैकेनिकल मींस मूवमेंट, काइनेटिक और पोटेंशियल के बराबर होगी अगर फोर्सेस जो यूज किए जा रहे हैं बच्चों वो कंजर्वेटिव हैं। सो देयरफॉर मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल के बराबर रहेगी, मूवमेंट वाली एनर्जी। बट इन केस आप जो फोर्सेस यूज कर रहे हो बच्चों वो कौन से हो? कंजर्वेटिव। तो ठीक है, कंजर्वेटिव वाला केस तो हमने पढ़ लिया। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हो देन मीन्स फ्रिक्शन भी वर्कआउट करती हो रास्ते पे कहीं पर। अगर नॉन कंजर्वेटिव हो गए तब क्या होगा? इन सच केसेस टोटल एनर्जी जो है वो तो कंजर्व ही रहेगी, वो चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि ये थिंग्स आप छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हो। ओके, सो एट दैट टाइम जो हमारी मैकेनिकल एनर्जी होगी, या आप कह लो टोटल एनर्जी होगी बच्चों, वो किसके बराबर होगी? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस जितनी भी एनर्जीज हैं, हीट एनर्जी प्लस लाइट एनर्जी एंड सो ऑन, जितनी भी एनर्जी हो सकती, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, कुछ भी। मींस टोटल एनर्जी एट दैट टाइम क्या होगी बच्चों? वो पोटेंशियल, काइनेटिक, जितनी भी एनर्जी उसके अंदर स्टोर है, जैसे वो बॉडी चल रही है तो बच्चों वो सभी में तब्दील हो सकती है, वो कन्वर्ट हो सकती है। मींस अभी कोई बॉडी चल रही है, जैसे ये बॉडी मूवमेंट में है, अगर तो फोर्सेस नॉन कंजर्वेटिव है, मींस यहां पर फ्रिक्शन भी वर्कआउट कर रही है। सो एट दैट टाइम क्या होगा? जो फोर्स जिस फोर्स के साथ ये चल रही है, तो एट दैट टाइम उस पे फ्रिक्शन ने अपना वर्कआउट किया, तो जो फ्रिक्शन ने इसको फोर्स को खत्म करने में हेल्प की, तो उसने फोर्स को खत्म कैसे किया? अभी कोई ये फ्रिक्शन लगेगी, फ्रिक्शन को एनर्जी क्रिएट करेगा, और वो एनर्जी इस फोर्स को क्या करेगी? अपोज करेगी, क्योंकि ये बॉडी इस साइड को चल रही थी। तो देयरफॉर इसकी क्या है? काइनेटिक एनर्जी थी। वो किसके बराबर होगी? ये काइनेटिक एनर्जी थी जो इस साइड को चल रही थी ये बॉडी। अब इसको खत्म किसने किया? फ्रिक्शन ने। तो देयरफॉर क्या हम बोलेंगे कि ये फ्रिक्शन है वो पूरा पूरा इसके बराबर हो गया? नहीं, फ्रिक्शन की वैल्यू ऑलवेज क्या होती है? फ्रिक्शन फोर्स लेस देन होता है
हमेशा जो भी फोर्स हम अप्लाई करते हैं। ओके, सो देयरफॉर कुछ ना कुछ अभी फ्रिक्शन ने इसको रोक दिया, बट इसका मतलब ये तो नहीं कि अकेला फ्रिक्शन ने ही जो वर्क डन किया। फ्रिक्शन कहां तक लगा, ये फ्रिक्शनल फोर्स हो गया। कहां तक लगा, डिस्प्लेसमेंट तक। कितनी देर तक लगता रहा, तो वो फ्रिक्शनल फोर्स रहा। तो उस फ्रिक्शनल फोर्स ने क्या एनर्जी क्रिएट करवाई, F इंटू एस। तो क्या ये इसके बराबर हो गया, नहीं बच्चों, ये एनर्जी बहुत ज्यादा थी, इसकी एनर्जी जिसके साथ ये चल रहा था। अब फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू तो उतनी हो नहीं सकती, तो देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट साथ में लगी, तो अभी भी ये इसके बराबर नहीं हुआ। तो देयरफॉर कुछ ना कुछ एनर्जी अभी यहां पर लॉस्ट हो चुकी है। मीन्स ये बहुत सारी एनर्जी लेकर जाता होगा। फ्रिक्शनल फोर्स एनर्जी क्रिएट की इसको रोकने के लिए, वो बहुत कम होगी, तो बाकी एनर्जी कहीं पर लॉस्ट होगी। तो देयरफॉर वो लॉस्ट एनर्जी क्या है, अब एनर्जी लॉस्ट हो चुकी है। तो देयरफॉर अब यहां से आप क्या समझोगे कि कोई किसी और फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट हो चुकी है। तो वो कौन कौन सी हो सकती है बच्चों, कि यहाँ पर इन टायर्स के ऊपर हीट प्रोड्यूस होगी हीट एनर्जी। हो सकता है यहाँ पर स्पार्क्स भी निकले हों, तो लाइट एनर्जी भी बनी। तो देयरफॉर आप देखो अभी ये वाली एनर्जी इसके बराबर तो हुई नहीं, कुछ लॉस्ट भी हुई, तो वो इन द फॉर्म ऑफ दिस लॉस्ट होगी। तो अब ये सारी एनर्जी को अगर हम यूज करें कि ये एनर्जी किसके बराबर होगी, ये प्लस ये, तो तब देखा जाएगा कि ये एनर्जी पूरी पूरी इनके बराबर, तो टोटल एनर्जी क्या रही, कंजर्व। समझ में आई बात। तो हम लोगों ने बच्चों इस छोटे से टॉपिक पे अभी यहाँ पे क्या समझा कि मैकेनिकल एनर्जी इसके बराबर होगी अगर फोर्सेस कंजर्वेटिव हैं। अगर नॉन कंजर्वेटिव है देयरफॉर ये एनर्जीज भी यूटिलाइज होंगी, ये एनर्जी भी क्रिएट हो रही है, क्योंकि ये इसके बराबर ही नहीं रहेगा, कोई और भी एनर्जीज पैदा होंगी। तो ये वाली एनर्जीज भी एट दैट टाइम आ रही है। सो ये जो एनर्जी अपन लेकर जा रहा था पहले चलते वक्त, टोटल एनर्जी वो क्या थी, टोटल एनर्जी वो थी ये वाली, किसी किनेटिक एनर्जी के साथ चल रहा था। तो अब टोटल एनर्जी इसने तो उतना अपोज करवाया, तो ये उतनी नहीं बनी, तो ये भी साथ ऐड ऑन की जाए, तो ये टोटल एनर्जी किसके बराबर बन गई, इसके बराबर होगी। ओके, तो देयरफॉर एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व। तो समझ गए आप बात बच्चों, कि एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती, ना ही क्रिएट होती है, वो हमेशा एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या होती है, कन्वर्ट होती जाती है। तो छोटी क्लासों से पढ़ के आ रहे हो, ये थिंग चलती रहेगी आगे। तो ये छोटा सा टॉपिक हमने पढ़ लिया, कंजर्वेटिव ऑफ एनर्जी। अब बच्चों इसके बाद है, इसी टॉपिक को हम आगे चलेंगे कि अगर फोर्सेस है कंजर्वेटिव, तो देयरफॉर मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक और पोटेंशियल के बराबर है। एक छोटी सी फिर से इस आर्टिकल के ऊपर समझेंगे, पहले भी किए हैं, एक बार फिर से समझेंगे, किसको, कंजर्वेटिव फोर्सेस को लेकर, ताकि थिंग्स अच्छे से समझ आ सके। इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना बच्चों, थोड़ा सा बैक करके। तो है क्या, अभी देखो यहां पर ये इसके बराबर है, तो ये एक हाइट, ये हाइट, इन बिटवीन के कोई है। ओके, बॉडी यहां पर है, एक बॉडी है यहां पर, वो बाद में यहां से यहां भी आएगी और बाद में यहां से यहां भी जाएगी। ओके, इस बॉडी का अपना वेट है mg, यही बॉडी नीचे जा रही है, ठीक है। इस बॉडी यहां पर है, तो यहां पर वो रेस्ट पर रखी हुई है, तो देयरफॉर u क्या हुई, 0 एट दैट टाइम, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अब वो बॉडी यहां से चलेगी तो क्या होगा, यहां पर इतनी हाइट पे है, तो ये हाइट है h, तो यहाँ की एनर्जी अगर मैं फाइंड करूं, यहाँ की 2 ले लें, यहाँ की 3 ले लें, तो एनर्जी को देखा जाए क्या हुआ। अब देखो बच्चों ध्यान से समझना एक बात को, ग्रेविटेशनल फोर्स लेकर चल रहे हैं, तो वो कंजर्वेटिव फोर्स है, इनिशियल और फाइनल पे ऊपर डिपेंड करता है। एक ग्रेविटेशन कंजर्वेटिव फोर्स मींस जो अपने सेंटर के साथ चलता है। दो बॉडीज, ये बॉडी यहां से जब चलेगी तो ये अपने सेंटर के साथ ही चलेगी आगे को, तो देयरफॉर ये जो फोर्स लगता होगा वो कौन सा होगा, कंजर्वेटिव फोर्स होंगे। ओके, क्योंकि रेडियली चलते हैं, दोनों की जो रेडियस जैसे है शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करते हुए चलता है, मींस वो अपनी एक वेलोसिटी लेकर चलता है, वो अपनी एक स्पीड लेकर नहीं चलता, वेलोसिटी को पर्टिकुलर डायरेक्शन की ओर चलता है, तो देयरफॉर वो कंजर्वेटिव है। तो इनिशियल और फाइनल ये हमारे पास आगे पड़े। ओके, तो अब करेंगे क्या, देखो बच्चों इसमें क्या होगा, अभी यहां से चला, यहां पर उसका ये जो हमारे पास मास इनटू ग्रेविटी है, ये आ गया फोर्स, इतना ग्रेविटेशनल फोर्स। यहां पर एनर्जी क्या होगी, E1 पे पूरा एनर्जी क्या होगी, mg, ये हो गया, इतनी हाइट पे है, यहां से यहां तक मैं लेकर गया था इसको सबसे पहले, तो देयरफॉर सारी की सारी एनर्जी अभी रेस्ट पर है, तो काइनेटिक एनर्जी तो है ही नहीं,
कंजर्वेटिव फोर्सेस लेकर चल रहे हैं, तो देयरफॉर मैकेनिकल एनर्जी क्या बनेगी बच्चों, E1 इस जगह पर मैंने बोला यहां पर का मैकेनिकल एनर्जी इक्वल्स टू E1 क्या हो गई, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो काइनेटिक है यहां पर, रेस्ट पर है तो जीरो, पोटेंशियल क्या हुई mg साथ में h, ओके, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से लेकर जहां तक डिस्प्लेसमेंट करवाई थी तो mg साथ में h आ गया। तो पहले E1 कर लिया, E3 पहले कर रहे हैं इसके बाद। तो यहां पर बच्चों मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब क्या होगा देखो, यहां से वो सीधा चला गया यहां पर, तो ये ग्राउंड लेवल पे आ गया। तो यहां पर जब वो प्लेस रुकेगा जाकर, जब वो यहां पर जाकर बॉडी स्टॉप कर जाएगी, तो स्टॉप करने से पहले वो किसी वेलोसिटी के साथ यहां पर चलती होगी, ओके। तो यहां से पहुंचने से पहले जब उसकी हाइट जीरो होगी, एट दैट टाइम उसके पास कोई ना कोई वेलोसिटी थी, बट जब वो यहां पर गिरा तो ये बात तो तय होगी कि एट दैट टाइम तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, बट कितनी वेलोसिटी के साथ गिरा, तो एट दैट टाइम क्या होगा, ये जो पोटेंशियल थी ये कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, काइनेटिक में। रास्ते पर टोटली कन्वर्ट होती होगी, पर यहां पर हाइट जीरो हो गई तो एट दैट टाइम सारी की सारी पोटेंशियल कन्वर्ट होगी किसमें, काइनेटिक में। सो h जीरो हो गया तो ये जीरो हो गई, तो काइनेटिक क्या आएगी, एट दैट टाइम किसी वेलोसिटी के साथ चलती होगी ये पूरी। तो वेलोसिटी वो क्या होगी, वो देखिए हमारे पास क्या है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2gs, ओके। काइनेमेटिक्स इक्वेशन एक ही जगह g आ गया। तो v की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, यहां पर ये v है, फाइनल इनिशियल जीरो थी यहां से चलने पर, तो वो जीरो हो गई। 2g कितनी डिस्प्लेसमेंट आई, h, तो h आ गई, तो v स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास 2gh। तो यहां पर फिल करेंगे, काइनेटिक की वैल्यू क्या है, 1/2 mv स्क्वायर, v की वैल्यू क्या है 2gh, तो 2 के साथ 2 गया तो ये जीरो था पोटेंशियल, तो क्या बन गया mgh। तो मैकेनिकल एनर्जी यहां पर भी कंजर्वेटिव है। तो इसके बाद E2 पर देख लें, E2 है यहां पर, मान लो यहां से लेकर यहां तक उसने इतनी डिस्प्लेसमेंट की, वो है x। तो ये जो बचा मगर बच्चों ये कौन सा है, h माइनस एक्स, यहां से लेकर यहां तक बॉडी चली तो इतना डिस्प्लेस करी हो, ओके। तो यहां से अब इसके ऊपर कितनी हाइट है, इतनी हाइट रह गई। तो देयरफॉर मैं यहां पर भी लिखकर देखूं, मैकेनिकल एनर्जी इक्वल्स टू E2 इक्वल्स टू क्या होगा, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल कितना है यहां पर, इतनी हाइट ही है यहां पर, इस जगह पर इतनी हाइट है, तो देयरफॉर हाइट के अकॉर्डिंगली पोटेंशियल बनेगा mgh पे क्या आएगा, h की जगह आएगा h माइनस एक्स। काइनेटिक क्या होगी, यहां से लेकर यहां तक इतनी डिस्प्लेसमेंट की, तो यहां पर कितनी वेलोसिटी होगी। तो उसके लिए फिर से ये फॉर्मूला, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2g। अब x डिस्प्लेसमेंट हुई तो x आएगा यहां पर h थी क्योंकि पूरा कवर किया था, रास्ते पर इन बिटवीन है तो क्या आएगा 2gx। तो v स्क्वायर की वैल्यू ये जीरो था, तो v स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2gx। तो काइनेटिक की वैल्यू आई 1/2 m, साथ में आ गया 2gx, तो ये के साथ ये चला गया, तो यहां पर बना mgh माइनस mgx, ब्रैकेट में खोल दिया, और यहां पर बना हमारे पास mgx, कैंसल आउट, तो फिर से क्या रह गया mgh। तो टोटल एनर्जी फिर से क्या रह गई बच्चों, कंजर्व। बात को ध्यान से समझो, अगर फोर्सेस कंजर्वेटिव है तो मैकेनिकल एनर्जी इन दोनों के बराबर होगी। इन दोनों में अभी कहीं पर पूरी काइनेटिक होगी, कहीं पर पूरी पोटेंशियल होगी, कहीं पर दोनों ही होंगे, बट दोनों का सम क्या रहेगा, एक जितना mgh। और अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस नहीं है एट दैट टाइम भी एनर्जी जो है वो कंजर्वेटिव ही रहेगी, बट वो टोटल एनर्जी होगी, उस पर हम मैकेनिकल वर्ड नहीं यूज कर सकते। टोटल एनर्जी होगी तो एट दैट टाइम वो सारी की सारी मैकेनिकल एनर्जी आप बोल लो इसके बराबर नहीं होगी, वो साथ में थोड़ी सी एनर्जी और क्रिएट होंगी, वो हीट भी हो सकती है। सिंपल सी बात है, मैकेनिकल वर्ड है मूवमेंट वाला, तो इसको टोटल भी बोल लो आप, टोटल बोल लोगे कोई गलत नहीं होगा बच्चों। काइनेटिक होगी, पोटेंशियल होगी, साथ में और हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी और इंटरनल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, कुछ भी एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, कुछ भी क्रिएट हो सकती है मूवमेंट के दौरान। तो टोटल एनर्जी इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी इन सभी एनर्जीज के बराबर होगी जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस वर्कआउट करती होगी इन दैट पर्टिकुलर प्रोसीजर, इन दैट पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट। ओके, तो आज इसमें आपने समझ लिया, कंजर्वेटिव है तो मैकेनिकल इसके बराबर है, नॉन कंजर्वेटिव है तो मैकेनिकल, काइनेटिक, पोटेंशियल बाकी सभी के बराबर है। क्लियर? तो
तो इसका हमारा जल्दी स्क्रीनशॉट। अभी एक बच्चा छोटा सा टॉपिक था हमारे पास और मास एनर्जी इक्विवेलेंस। ओके, और मास और एनर्जी इक्विवेलेंस मींस किसी मास से अब एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो सकती है और किसी एनर्जी से मास भी बन सकता है। बहुत अच्छा एक हमारे पास फॉर्मूला दिया है यहां पर हमें आइंस्टाइन ने। तो उसने क्या बोला बच्चों कि अगर किसी बॉडी के पास कोई मास है तो वो कोई एनर्जी पैदा कर सकता है, तो वो क्या होगा, E = mc²। ये स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, ये उस बॉडी का मास है, तो इससे पता चलेगा कि वो कितनी एनर्जी बना सकता है, तो वो एनर्जी बनेगी। अगर हमारे पास एनर्जी है तो उससे कितना मास बन सकता है वो भी हमारे पास आएगा, जैसे C के साथ डिवाइड कर देंगे। ये छोटा सा टॉपिक था कि किसी एनर्जी से मास बनाया जा सकता है और एक मास से एनर्जी बनाई जा सकती है। तो देयरफॉर उसने बोला कुछ ये, तो इसको हटाने के लिए साथ में क्या लगा दिया गया, ये कांस्टेंट। ओके, क्लियर। तो एक ये टॉपिक था हमारे पास छोटा सा, यही फॉर्मूला लगाएंगे। कोई बॉडी या किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ चल रही है तो उसका मास हमारे पास है तो वो एनर्जी क्रिएट कर सकता है। क्लियर कट हमें पता चल गया। ओके, तो ये हमारे मास एनर्जी इक्विवेलेंस भी हो गया। इसके बाद बच्चों एक टॉपिक है ओके, 2-3 थिंग्स थी कि एनर्जी कन्वर्ट हो सकती है। आपके घरों में बहुत सारे बच्चों क्या होंगे, डिवाइसेस होंगे जहां पर एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो। गीजर है आपके घरों में, तो बच्चों एट दैट टाइम उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में प्रोड्यूस होती है। ओके, टोस्टर है, इलेक्ट्रिक हीट में प्रोड्यूस होगी। ओके, तो लाइट एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है, जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो एट दैट टाइम वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतनी स्पीड के साथ मूव करते हैं बच्चों के, वो लाइट क्रिएट करवाते हैं। डिपेंड है कि रेसिस्टिविटी क्या है उस पर्टिकुलर डिवाइस की। ओके, मोटर में क्या होगा बच्चों, एट दैट टाइम इलेक्ट्रिक एनर्जी मैकेनिकल में कन्वर्ट होगी। जनरेटर में क्या है, मैकेनिकल इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट होगी। तो बच्चों ये सभी एनर्जी कन्वर्जन थी जो आपको पता है कि किसमें कौन सी एनर्जी कैसे कन्वर्ट होती है। तो मारो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट। टॉपिक शुरू करेंगे जिस पर हमें आज चलना था वो है कोलिजन। और जब तक ये बेसिस थिंग्स हमें समझ नहीं आती हम कोलिजन नहीं स्टार्ट कर सकते थे, तो अभी कोलिजन करेंगे स्टार्ट। मारो स्क्रीनशॉट जल्दी से इसका। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है कोलिजन। कोलिजन के अंदर पढ़ेंगे हम, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोलिजन का अपना मतलब क्या है वो देखना है। दो बॉडीज आपस में फिजिकली कोलाइड करें तो उसे हम क्या बोलते हैं, कोलिजन। ओके, और कई ऐसी थिंग्स भी हैं बच्चों जहां पर फिजिकली कांटेक्ट होना भी जरूरी नहीं है। आपने रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उस पर एक न्यूक्लियस है, जो न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन्स है, फ्लो ऑफ एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स लगातार इसकी ओर आएंगे बच्चों, तो वो क्या होगा, इसकी ओर जब आ रहे हैं तो वो उसके साथ स्ट्राइक करने से पहले, अभी पॉजिटिव है न्यूक्लियस, पहुंचने से पहले ही वापस मुड़ जाएंगे किसी एंगल के साथ, जब टोटली बैक जाएंगे तो स्कैटर कर गए वो। तो एट दैट टाइम ये नहीं कहा जा सकता कि फिजिकल कांटेक्ट होना जरूरी है। फिजिकल कांटेक्ट होने से पहले ही यहाँ पर इंड्यूस्ड फोर्सेस के कारण भी, कि अब इसके ऊपर पॉजिटिव था तो ड्यू टू इंडक्शन एट दैट टाइम भी वो फोर्सेस दूर निकल जा सकती है। तो यहाँ पर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन केसेस लगते हैं। तो यहाँ पर कौन सा लगा, रिपल्सिव फोर्स लगा, तो उसके साथ भी बॉडी पीछे मुड़ गई। तो यहां पर भी एक तरह से बोली जा सकती है कि क्या हुई है, कोलिजन। ओके, तो बच्चों कोलिजन स्टार्ट करना है, तो कोलिजन में आपको पता क्या होना चाहिए बच्चों, हमने इसमें पढ़ना क्या है। इसमें पढ़ेंगे 2-3 थिंग्स। दो बॉडी है आपस में कोलाइड करेंगे, कोलाइड करने के बाद उनके अंदर क्या क्या थिंग्स है जो सेम रहेगी, क्या क्या थिंग्स है जो कंजर्व रहती है हमेशा। पहली थिंग जो हमने बेसिकली पढ़ना जरूरी है वो क्या है, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, वो क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। लीनियर मोमेंटम सिस्टम क्या क्या रहता है, कंजर्व रहता है। ओके, सेकंड क्या है, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, वो भी क्या रहती है, कंजर्व्ड। अब ये दो थिंग्स मैंने आपको क्यों बोली वो भी समझिए। दो बॉडीज है आपस में बच्चों कोलाइड करेंगी, बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन मोमेंटम क्या रहेगा, वो क्या रहेगा, सेम।
जितना मोमेंटम दोनों बॉडीज के पास पहले था बिफोर कोलिजन और बाद में भी क्या रहेगा उतना ही रहेगा। जैसे जैसे आप इस टॉपिक को आगे पढ़ोगे आपको अच्छे से समझ आता जाएगा। मोमेंटम कंजर्व रहेगा, बॉडी कैसी भी हो, कोलिजन हो रही है, इलास्टिक हो रही है, इन इलास्टिक हो रही है, परफेक्टली इन इलास्टिक हो रही है, कैसी भी हो, वो कोई बात नहीं, वो कोई मायने नहीं रखता। बच्चों क्या चीज मायने रखती है कि लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व, कैसी भी चीज हो, ओके, कैसी भी कोलिजन है। और सेकंड, एनर्जी, टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो ये टोटल एनर्जी कंजर्व रहने का मतलब क्या है? अभी पिछले लेक्चर में मैंने बोला बच्चों, अभी मैंने इससे पहले पढ़ाया था, उसमें क्या थिंग पढ़ाई थी कि टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी, मींस वो एनर्जी किसी और एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है, बट एनर्जी क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, एनर्जी कन्वर्ट हो सकती है। सो देयरफॉर एनर्जी भी क्या रहेगी, कोलिजन के दौरान कंजर्व रहेगी, कन्वर्ट हो सकती है। दो बॉडीज के आपस में कोलिजन हुई तो साउंड प्रोड्यूस हो, तो देयरफॉर जो जितनी वेलोसिटी के साथ वो आ रहे थे उनके पास काइनेटिक एनर्जी थी, तो बच्चों वो काइनेटिक एनर्जी एकदम से रुक गई, जिसका मतलब ये नहीं कि एनर्जी खत्म होगी, नहीं, इन द फॉर्म ऑफ साउंड वो क्रिएट हुई। हो सकता है जब वो आपस में स्ट्राइक कर रहे हो तो उनके मेटल्स ऐसे थे कि आपस में जब स्ट्राइक करे तो लाइट एनर्जी भी प्रोड्यूस हुई हो, हीट भी प्रोड्यूस हुई हो, तो देयरफॉर एनर्जी भी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। मोमेंटम मींस मास इनटू वेलोसिटी। मास, छोटे छोटे पार्टिकल्स आफ्टर कोलिजन, छोटे छोटे पार्टिकल्स हो सकते हैं कि उस सिस्टम से बाहर निकल गए हो, बट बच्चों वो उस मास सारा का सारा उस बॉडी का पार्ट था। मास क्या रहेगा, मास तो कभी ऐसे नहीं होगा कि मास बच्चों एक खत्म हो जाए कोलिजन के बाद, नहीं, मास तो सेम रहेगा। वेलोसिटीज जो थी, जितनी वेलोसिटी पहले थी दोनों सिस्टम्स की, बाद में जितनी वेलोसिटी रहेगी वो भी क्या रहेगी, कंजर्व। कैसे रहेगी कंजर्व, वो अच्छे से देखेंगे, उसके लिए हम एक्स और वाई डायमेंशंस दोनों लेकर चलेंगे, आपको अच्छे समझ आएगी। मोमेंटम भी रहना चाहिए कंजर्व। लीनियर मोमेंटम में आप इसको पढ़ चुके हो कि लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है, ओके। कंजर्वेशन दोनों लॉ आपने पढ़े हुए हैं, तो ये दोनों लॉ को हम फॉलो करते हुए चलेंगे कि लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व, टोटल एनर्जी भी कंजर्व, ओके। ये दो थिंग्स सबसे पहले दिमाग में रखें कि ये किसी के ऊपर भी चलेंगी, ये सभी थिंग्स अप्लाइड है किसी के ऊपर भी। इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन पढ़ेंगे क्या है, चाहे हो इन इलास्टिक कोलिजन, चाहे हो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, कैसी भी कोलिजन हो। अब ये तीन कोलिजन्स हैं, तीन कोलिजन्स का मतलब क्या, बॉडी है, इलास्टिक नेचर की है, कोलाइड करेंगे तो वापस फिर से बैक बजेगा, बैक की ओर भी जाएंगे, तो वो इलास्टिक कोलिजन हुई। तो जो एक दो बॉडीज अगर इलास्टिक नेचर की हैं तो एट दैट टाइम उनकी क्या प्रॉपर्टीज है, दो बॉडीज अगर इन इलास्टिक कोलिजन्स की है तो उनकी क्या प्रॉपर्टीज है, परफेक्टली इन इलास्टिक की है तो उसमें क्या है। तो ये दोनों थिंग्स तो सेम है बट थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें, वो भी पढ़ेंगे क्या। अब सबसे पहले बच्चों ये थिंग्स याद रखना, ये सभी में अप्लाई होंगे ये चीजें। इलास्टिक में क्या होगा, पहली लीनियर मोमेंटम कंजर्व, सेकंड टोटल एनर्जी कंजर्व, थर्ड अब इलास्टिक नेचर की है। इलास्टिक नेचर मींस इलास्टिसिटी फॉलो हो रही है, तो इसमें आपने एक थर्ड चीज याद रखनी है बच्चों, वो क्या, काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगी, कंजर्व्ड। काइनेटिक एनर्जी किसी और एनर्जी के अंदर क्या होगी बच्चों, काइनेटिक एनर्जी जो है किसी और एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो सकती, वो कंजर्व रहेगी। कैसे कंजर्व रहेगी बच्चों, दिमाग लगाओ थोड़ा। दो बॉडीज हैं, इलास्टिक नेचर की हैं, आपस में स्ट्राइक करें, किसी वेलोसिटी के साथ आई, वेलोसिटी के साथ लगने के बाद फिर से वापस चलेगी, तो बच्चों उनकी क्या काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस आई, नहीं आई। इसका मतलब अगर वो इलास्टिक की हैं सो देयरफॉर बच्चों उनमें कोलिजन्स के बाद भी इलास्टिसिटी नेचर फॉलो होता रहेगा। इलास्टिक की है, अब मेरे पास बॉल है, हमारे पास एक इलास्टिक बॉल है, उसको मैं अगर इस प्रॉपर मेरे पास एक सरफेस है जो बहुत हार्ड है, उसके ऊपर मैं अगर फेंकूंगा उसको, तो वो जब उसके ऊपर जाए गिरेंगी, चाहे रबर बॉल ले लो आप, टेनिस बॉल ले लो, तो बच्चों वो उसको जब हम फेंकते हैं तो वो वापस किसी हाइट पे आती है, तो माना जाए कि वो मैक्सिमम लेवल की हाइट नहीं आएगी, जहां पर उसको फेंका वहां तक वे प्रॉपर नहीं पहुंचेगी, क्योंकि बच्चों वो जो बॉडी है वो प्रॉपरली इलास्टिक नहीं है।
ओके, जो रबर बॉल है चाहे टेनिस की बॉल है प्रॉपरली इलास्टिक नहीं है, तो इन बिटवीन वो कहीं पर है इन इलास्टिक और इलास्टिक के। ओके, बट अगर वो उस सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करने के बाद मेरे पास सेम हाइट पर आ जाए तो बच्चों वो क्या हुई, इलास्टिक हो गई। अगर थोड़ा सा लेस हुआ तो हम उसको इन इलास्टिक और इलास्टिक के इन बिटवीन का कोई सरफेस, इन बिटवीन की कोई बॉडी बोल सकते हैं। ओके, तो एग्जांपल आप समझो बच्चों कि काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहती है, कंजर्व रहती है, चाहे वो बॉडी, अगर वो बॉडी इलास्टिक है तो काइनेटिक एनर्जी कभी भी कन्वर्ट किसी और एनर्जी में नहीं होगी। तो ये तीसरी थिंग है जो आपने याद रखनी है। और चौथी थिंग एक और है हमारे पास, वो क्या है, अगर काइनेटिक है तो देयरफॉर फोर्सेस जो यूज्ड की गई है आर कंजर्वेटिव। इसके अंदर जो फोर्सेस लगी होंगी बच्चों इलास्टिक के अंदर, वो कौन सी होंगी, कंजर्वेटिव होंगी। ये बात भी आपने ध्यान में रखनी है बच्चों। तो अब इलास्टिक नेचर है, जैसे अभी मैंने ये ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो जैसे के साथ गई उतने के साथ वापस आई, तो ये रेडियल नेचर फॉलो हो रहा है। फाइनल इनिशियल पोजीशन के ऊपर डिपेंड है कि कितनी एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, कौन सा रास्ता फॉलो किया गया उसके ऊपर डिपेंड नहीं है। तो ये 4 थिंग्स है जो आपने याद रखनी है इलास्टिक के अंदर। तो याद रखो इन सभी थिंग्स को बच्चों, टोटल लीनियर मोमेंटम कंजर्व, एनर्जी कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है, फोर्सेस कंजर्वेटिव है, फोर्सेस कंजर्वेटिव है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है, तो ये कंजर्वेटिव है। देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। बट इसमें एक और प्रॉपर्टी है, वो क्या है कि काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी। काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो सकती किसी भी और एनर्जी के अंदर, ना तो वो हीट एनर्जी के अंदर प्रोड्यूस होगी, चेंज होगी, ना लाइट में एनर्जी में कन्वर्ट होगी, तो वो काइनेटिक एनर्जी प्रॉपर्ली कंजर्व रहेगी। 4 प्रॉपर्टीज बच्चों आपको याद रखनी पड़ेगी इलास्टिक नेचर के अंदर। अगर बॉडी इलास्टिसिटी फॉलो करती है, इलास्टिक बॉडी है, तो बच्चों उसके पास ये 4 प्रॉपर्टीज होंगी। अपनी एनर्जी को कंजर्व रखेगा, वो चेंज नहीं कर पाएगा। जो फोर्सेज उसके अंदर यूटिलाइज होंगी वो भी कौन से होंगे, ग्रेविटेशनल होंगे। ओके, कंजर्वेटिव फोर्सेज होंगे। एग्जाम्पल है ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकंड है इन इलास्टिक। अब इन इलास्टिक के अंदर क्या होगा, इन इलास्टिक मींस वो कोई बॉडी अगर उसको मैं किसी पर्टिकुलर हाइट से फेंकूं, अगर मान लो मैं ऐसे किसी हाइट से फेंक रहा, अगर वो वहां पर स्ट्राइक करी तो स्ट्राइक करने के बाद वो प्रॉपरली उस हाइट तक नहीं गई, ऐसे नहीं होगा, वो नहीं गई। मान लो मेरे पास ये इलास्टिक की बॉल थी, कोई इलास्टिक बॉल थी, जब उसको मैंने एक जगह पर फेंका तो बच्चों एट दैट टाइम अगर उसकी बोला गया काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है, तो देयरफॉर अगर वो उसको स्ट्राइक किया ग्राउंड सरफेस के ऊपर तो वो किसी कोई और उसने एनर्जी क्रिएट नहीं की। काइनेटिक के साथ गया, स्ट्राइक किया, काइनेटिक के साथ वापस आ गया उतनी हाइट पर, इलास्टिक नेचर फॉलो हुआ। कोलिजन हुई इस बॉडी की और साथ में इस बॉडी की इलास्टिक कोलिजन हुई। ओके, दोनों इलास्टिक है, दोनों बॉडी इलास्टिक है, दोनों के ऊपर स्ट्राइक किया तो वो मैक्सिमम हाइट तक फिर से अपने वो ही हाइट तक पहुंच गई, इलास्टिक फॉलो हुआ। अगर वो ग्राउंड सरफेस हार्ड है, उसके ऊपर मैं इस बॉल को फेंकूंगा जो कि पूरी इलास्टिक बॉल है, एक बॉल है, दूसरा हार्ड है, तो उसमें क्या होगा, थोड़ा सा एक हमारे पास एनर्जी हमारे पास सुनने को मिलती है, वो कौन सी है, साउंड एनर्जी। तो देयरफॉर थोड़ी सी एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी की चेंज हो गई। बट वो चेंज कब आया, जब दोनों में से एक बॉडी कौन सी है, इलास्टिक है और दूसरी हार्ड है, रिजिड है, तो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी उसमें हम बोल सकते हैं कि कन्वर्ट हो गई साउंड में। पर अगर दोनों के दोनों इलास्टिक है तो कोई और हमारे पास साउंड नहीं आएगा, काइनेटिक एनर्जी गई, काइनेटिक एनर्जी ही वापस आएगी, कंजर्व रहेगी। याद रखना, इन इलास्टिक है, अब दोनों बॉडी इन इलास्टिक हो सकती है, दोनों में से कोई एक भी हो सकती है, तो उस केस में भी क्या होगा, अब इन इलास्टिक कोलिजन अगर हमारे पास हुई, ये हमारे पास एक बॉडी है, दूसरी एक और बॉडी है, दोनों मान लो इन इलास्टिक है, तो इस केस में क्या होगा, अगर इन इलास्टिक है तो ये चीज तो दोनों में फॉलो है। ओके, थर्ड कौन सी होगी इसके अंदर, इसके अंदर अब थर्ड कौन सी है, पहली टोटल लीनियर मोमेंटम कंजर्व डन, टोटल एनर्जी कंजर्व डन। थर्ड हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं होगी, याद रखना इसमें। अब इसमें क्या है, दोनों इनइलास्टिक है, मान लो दोनों लेदर्स की बॉल ले लो आप, एक सरफेस हार्ड है कि लेदर बॉल है, उसको आप फेंकोगे तो बच्चों वो वही हाइट पर नहीं आएगी। ओके, आयरन की बॉल ले लो, बिल्कुल
हमारे पास लोहे की बॉल है, तो बच्चों उसको आप फेंकोगे तो बहुत सारी दूसरी एनर्जी क्रिएट होगी। वो दोनों सर्फेसेस हार्ड है, वो भी हार्ड है, रिजिड है, तो कोई और एनर्जी क्रिएट होगी। जब उस सर्फेस को हम हाथ लगाएंगे तो वहां पर थोड़ी सी हीट भी होगी, हीट एनर्जी भी आ गई। हो सकता है दोनों दोनों अगर वो भी आयरन के वो भी आयरन, तो लाइट भी प्रोड्यूस हुई हो, साउंड एनर्जी भी आएगी, तो देयरफॉर दूसरी एनर्जीज में कन्वर्ट होगी। तो जो काइनेटिक एनर्जी वो पहले जितनी काइनेटिक एनर्जी के साथ गई थी वो स्ट्राइक करने के दौरान, तो अब वो उतनी नहीं आई, तो एनर्जी कन्वर्ट हो गई। तो बच्चों इसमें टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या है, वो कंजर्व नहीं रहती। तो फोर्थ कौन सा है, फोर्थ है हमारे पास नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होंगी। इसका मतलब जो फॉलो करते होंगे फोर्सेस वो नॉन कंजर्वेटिव होंगे, कंजर्व नहीं रहते होंगे। तो अगर ये चीज नहीं कंजर्व रही तो देयरफॉर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हो सकते हैं, जहां कंजर्वेटिव भी हो सकते हैं। ओके, याद रखो, नॉन कंजर्वेटिव भी हो सकते हैं, कंजर्वेटिव भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर कंजर्वेटिव हुए तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो सकती है, क्योंकि पढ़ा था मैकेनिकल इक्वल्स टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। ओके, अगर कंजर्वेटिव है तो ये काइनेटिक सीधी कन्वर्ट हो सकती है पोटेंशियल में, क्योंकि ये तो कम हुई ना, ये कंजर्व नहीं, तो इसका मतलब कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव मीन्स वो यहां से किसी और एनर्जी में कन्वर्ट हो गए। ओके, क्लियर। तो इसके बाद है परफेक्टली इनइलास्टिक। उसमें क्या प्रॉपर्टीज है, पहली प्रॉपर्टी भी यही, क्योंकि इसका ही पार्ट है ये, दूसरी भी यही, तीसरी भी यही, चौथी भी यही। बट इसमें फर्क क्या है, याद रखना, प्रॉपर्टीज इसकी चारों थी, यही प्रॉपर्टीज की हैं। इस वाले केस में जब दो बॉडी आपस में स्ट्राइक करी, इसके साथ स्ट्राइक करी, तो एट दैट टाइम क्या होगा, उसके बाद स्ट्राइक करने के बाद ये कंजर्व रही, ये थिंग कंजर्व है। देयरफॉर जब दो बॉडी आपस में जो कि इलास्टिक नेचर को जब वो आपस में कोलाइड करें, तो आफ्टर दैट काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व। तो वो कोलिजन कौन सी हुई, इलास्टिक कोलिजन। जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रही तो वो इनइलास्टिक हुई, क्योंकि इसमें क्या है, वेलोसिटीज कम हो जाएंगी थोड़ी सी। तो वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन कम हो गई, या टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या रही, उतनी नहीं रही जितनी पहले थी बिफोर कोलिजन। तो यही पढ़ा हमने बच्चों। तो इन देयरफॉर क्या हुआ, वेलोसिटीज कम होगी, क्योंकि वेलोसिटी ही तो काइनेटिक एनर्जी को बनाते हैं। तो वेलोसिटी कम होगी, काइनेटिक एनर्जी कम होगी, कोई और एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो इनइलास्टिक में क्या होगा, परफेक्टली इनइलास्टिक में क्या होगा, जब दो बॉडीज आपस में स्ट्राइक करें, तो स्ट्राइक करने के बाद दोनों बॉडीज आपस में स्टिक कर गई, तो स्टिक कर गई तो वो इकट्ठी गई आगे सीधी। बात समझ में आई। इसमें कोलाइड की वापस गई, अगर सीधे एक साइड को जाने तो कोलाइड की तो फिर से उतनी ही काइनेटिक एनर्जी के साथ, इसमें कोलाइड करी तो फिर स्लो हो गई, इसमें कोलाइड करी तो बाद में इकट्ठी गई। तो देयरफॉर दोनों बॉडी एक दूसरे का स्टिक कर गई, तो वो परफेक्टली इनइलास्टिक बन गया। समझ में आ गई चारों प्रॉपर्टीज तीनों ही केसेस में। तो वो इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट मारो, अच्छे से चारों केसेस को लिखना आप इन टॉपिक्स के अंदर। अब इसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे, अब इसका एक एग्जाम्पल, अगर मैंने कोई मड ले लें बच्चों, मिट्टी ले लें, गीली मिट्टी है, उसको बच्चों अगर मैं किसी वॉल के ऊपर फेंकूं तो क्या होगा, वो वॉल के साथ स्टिक कर जाएगी। अब ना तो वॉल मूव कर रही है, ना तो वो मड मूव कर रही है, तो देयरफॉर दोनों एक दूसरे का स्टिक कर गई, तो फाइनल वेलोसिटी भी आफ्टर कोलिजन क्या हो गई, जीरो हो गई। बट एक दूसरे का स्टिक कर गई है, तो देयरफॉर सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई, तो इसमें हीट क्रिएट हो सकती है, जहां दोनों के दोनों एक साउंड प्रोड्यूस होया होगा। तो देयरफॉर बच्चों काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रही, डन। किसी और एनर्जी में कन्वर्ट होगी, डन। दोनों दूसरे का स्टिक कर गई, डन। तो वो क्या सी बन गई, परफेक्ट इनइलास्टिक। ओके, दोनों स्टिक कर गई, ये जरूरी है। स्टिक करने के बाद वो इकट्ठी जा रही है कि नहीं जा रही वो जरूरी नहीं है। अगर इकट्ठी जा रही है तो देयरफॉर उनके पास कोई ना कोई वेलोसिटी इकट्ठे होने के बाद भी है। अगर दोनों इकट्ठी किसी जगह पर खड़ी गई, स्टॉप कर गई, तो एट दैट टाइम वो भी पॉसिबल है, वो भी सही है, क्योंकि वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, दोनों की इकट्ठी हो जानी चाहिए कोलिजन के बाद। है वेलोसिटी कि नहीं है वो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर नहीं है वेलोसिटी तो देयरफॉर सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी किसी और में कन्वर्ट होगी। अगर कोई ना कोई वेलोसिटी है तो देयरफॉर थोड़ी बहुत काइनेटिक एनर्जी उनके पास अभी भी है, बट काइनेटिक एनर्जी तो चेंज हो ही गई, कंजर्व नहीं रही इस वाले केस में भी। मारो स्क्रीनशॉट जल्दी से, इकल्ला करेंगे, अलग से एक टॉपिक पढ़ेंगे, वो कौन सा है, कोएफिशिएंट ऑफ रेसिलियंस।
अब इसको बच्चों एक बार समझ लो क्या है, फिर स्क्रीनशॉट मारना। अब छोटा सा टॉपिक है, इसके बाद तो इनकी हम अकेले अकेले की करेंगे बच्चों, प्रॉपरली हम इसके बनाएंगे डेरिवेशन, बट इसको एक बार देख लेंगे क्या है। कोएफिशिएंट ऑफ रेसिलियंस एक ऐसा क्वांटिटी है बच्चों जो कि हमें बताएगी कि जो कोलिजन है वो कौन सी है, कोलिजन कैसी है। ओके, ये थिंग हमें बताएगी। ओके, तो ये क्या है, इसकी वैल्यू होती क्या है, वो है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। सेपरेशन और अप्रोच, दो बॉडीज, एक ये बॉडी एक ये बॉडी, दोनों बॉडी, ये V1 है ये V2 है, उससे पहले कोलाइड करने से पहले ये U1 है ये U2 है, ये बॉडी इसके पास आ रही है। अब इन दोनों कोलिजन आपस में कैसे होगी, एक साइड ऐसे मूव कर रहे हैं, तो इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, तभी इसके साथ वो जाकर क्या करेगा, कोलाइड करेगा ना। अब इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी बच्चों, वो तभी इसके साथ जाकर कोलाइड करेगा। सो देयरफॉर इस केस में हम क्या समझ रहे हैं बच्चों, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन मींस कोलाइड करने के बाद सेपरेट होना, अलग अलग हो जाना। तो वो सेपरेट कैसे होंगे, देखो ये बॉडी इसके जब जाकर स्ट्राइक करेगी तो इसमें हमने क्या पढ़ा कि U2 की वैल्यू ज्यादा होगी, U1 की वैल्यू कम होगी, तभी ये बॉडी इसके जाकर स्ट्राइक करेगी। ये पहली वेलोसिटीज है, स्ट्राइक करने के लिए इसकी वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए इससे। सेकंड, उसके बाद ये वाली चीज जब स्ट्राइक करेगी तो उसके बाद बच्चों इस अगर ये इसके जाकर जब स्ट्राइक करी तो इसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज। अब ये थिंग इंक्रीज होना कि डिक्रीज होना वो डिपेंड है कि इलास्टिक बॉडी है कि कैसी बॉडी है। तो वही चीजें हम आगे जाकर पढ़ेंगे। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन मींस व्हाट, जब स्ट्राइक करी तो फिर अलग अलग हो जाना। अब वो जल्दी से अलग अलग हो गई, चाहे ये वापस चली गई, या इसने जाकर इसको वेलोसिटी दे दी, बहुत तेजी से आगे चली गई, तो इसका मतलब वो कितनी जल्दी से, रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, दोनों की मिलकर कितनी जल्दी से अलग हो रही है, जहां अपॉन कितनी जल्दी से वो एक दूसरे के पास आ रही है। तो ये रेसिलियंस होता है। तो वो क्या होगा, यहां पर देखो V1 माइनस V2 अपॉन, अब ये इसके पास आ रही थी तो अप्रोच था, अब ये इसके पास आ रही तो अप्रोच था, तो यहां पर क्या आएगा U2 माइनस U1। ओके, ऐसे लिख लो। अब अगर इसकी वेलोसिटी, अब अगर ऐसे चल रहे हो, इस साइड को चलते हो, तो इसकी वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए, इसकी कम होनी चाहिए। तो एट दैट टाइम क्या होगा, इससे ऑपोजिट भी इक्वेशन बना सकते हो आप। वो कौन सी होगी, V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2। दोनों में से कोई भी चला लो, यहां से नेगेटिव आप आगे निकाल लो, तो नेगेटिव आगे आएगा तो क्या बनेगा बच्चों, तो क्या बनेगा V2 माइनस V1, यहां से भी नेगेटिव आगे निकालो तो वो क्या होगा U1 माइनस U2, गए दोनों, तो यही इक्वेशन फिर से बन जाएगी। ओके, दोनों आपस में कितनी रिलेटिव वेलोसिटी, कितनी जल्दी से सेपरेट हो रही है कोलिजन के बाद, और कोलिजन से पहले वो एक दूसरे की ओर कितनी जल्दी से आ रहे थे। मींस अब एक ही साइड को जा रहे हैं बच्चों, तो क्या होगा, कोलाइड करने के बाद कितनी जल्दी सेपरेट हो गए। तो वो अगर इलास्टिक बॉडी होगी तो वो बहुत जल्दी सेपरेट हो जाएगी। तो देयरफॉर वही तो बताएगा ये थिंग कि इलास्टिक है कि नहीं बॉडी। अब ये बॉडी ऐसे तो पीछे से बॉडी आई तो जब स्ट्राइक करी तो बहुत जल्दी से दूर हो जाएंगे, क्योंकि इलास्टिक होंगे। तो वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो अप्रोच वाले केस में क्या होगा, ऐसे बॉडी है, एक और बॉडी है, दोनों एक दूसरे के साथ जा रहे हैं, एक दूसरे की और जा रहे हैं। जैसे ये इस साइड को जा रहा है, ये इस साइड को जा रहा है, एक ही साइड को जा रहे हैं, तो ये आगे जाएगा और ये पीछे जाएगा। जब ये जाकर इसके साथ बच्चों स्ट्राइक करेगा तो वो कितनी जल्दी से एक दूसरे की ओर आ रहे हैं। तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी देखी जाएगी कि ये कितनी जल्दी से इसके पास जा रहे हैं, कि दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी मींस अब दोनों में सेपरेशन कितनी कम हो रही है बिफोर कोलिजन। तो ये क्या हुई, कितनी जल्दी से एक दूसरे की ओर आ रहे थे। तो ये इसको हम बोलेंगे आफ्टर कोलिजन। तो ये है
बिफोर कोलिजन। समझ में आ गई बात? स्ट्राइक करने के बाद कितनी जल्दी से अलग अलग हो गए, स्ट्राइक करने से पहले कितनी जल्दी पर मींस दोनों की वेलोसिटी फिर से देखी जाएगी कि कितनी जल्दी से एक दूसरे के पास हो रहे थे वो, तो वो चीज बताइए कोएफिशिएंट ऑफ रेसिलियंस। पढ़ेंगे इसको अच्छे से। तो इसमें आपने एक बात देखनी बच्चों कि अगर बॉडी है इलास्टिक, इलास्टिक है मींस बहुत अच्छी है इलास्टिक बॉडी। अब हर बॉडी कितनी अच्छी इलास्टिक है या कितनी ठीक ठाक इलास्टिक है उसके ऊपर डिपेंड है। अगर तो बॉडी है परफेक्टली इलास्टिक बहुत अच्छी है तो फॉलो तो वही ये चारे रूल्स होंगे, जैसे इसमें परफेक्टली इन इलास्टिक ये चारों रूल्स फॉलो थे। परफेक्टली इलास्टिक है तो उसके लिए बच्चों ई की वैल्यू होती है 1, इसके लिए ई की वैल्यू होगी 1। कैसे होगी देखेंगे आगे जाकर, आएगी आपके पास समझ में बात। तो इसकी ई की वैल्यू है 1। इस वाले केस में, इन इलास्टिक वाले केस में बच्चों, इस केस के अंदर क्या होगा, इन इलास्टिक में, और एक है अभी मैंने परफेक्टली इलास्टिक पढ़ दिया, परफेक्टली इन इलास्टिक के लिए ई की वैल्यू होगी 0। अब बॉडी कितनी इलास्टिक है या इन इलास्टिक है, इलास्टिक और इन इलास्टिक दोनों वर्ड आप दोनों इकट्ठे से एक जैसे वर्ड है। जो बॉडी थोड़ी सी इलास्टिक है मींस वो थोड़ी इन इलास्टिक है, एक ही चीज बनती है। सो देयरफॉर अगर मैं उसको इलास्टिक के जरिए में देखूं तो ये चारे थिंग्स उसके अंदर पढ़ूंगा, इन इलास्टिक के जरिए देखूं तो ये चारे थिंग्स उसमें पढ़ूंगा। परफेक्टली इलास्टिक है तो ई की वैल्यू 1, परफेक्टली इन इलास्टिक है तो ई की वैल्यू 0। तो अगर बॉडी परफेक्टली इलास्टिक या परफेक्टली इन इलास्टिक नहीं है तो उसके लिए ई की वैल्यू बच्चों लैंड करेगी किस किस के अंदर, 0 से लेकर 1 के इन बिटवीन। ये किसके लिए है, इलास्टिक एंड इन इलास्टिक, नॉट परफेक्ट, उसके लिए ये वैल्यूज है हमारे पास। समझ में आ गई बात? सभी थिंग्स जो मैंने पढ़ाई बच्चों समझ में आ गई। इलास्टिक है तो ये है, इलास्टिक के अंदर ये चीजें आएगी। परफेक्टली है तो ये प्रॉपरली बजेंगी, ये प्रॉपरली वैलिड है। इन इलास्टिक है तो ये थिंग्स आएंगी, परफेक्टली है तो ये है। परफेक्टली इलास्टिक बहुत अच्छे सेपरेशन, पूरी पूरी इलास्टिसिटी फॉलो हो रही है। इलास्टिक ठीक ठाक मैं मान सकता हूं कि वो परफेक्टली के बिल्कुल बराबर आएगी, उसके बराबर पहुंच सकती है, तो उसके लिए ई की वैल्यू 1 नहीं होगी। परफेक्टली इलास्टिक के लिए ई की वैल्यू 1 है, परफेक्टली इलास्टिक के लिए ई की वैल्यू 1 है, और जब ऑन इलास्टिक है तो वो 1 के बिल्कुल पास पास कहीं पर होगी। इन इलास्टिक है तो वो 0 के कहीं पास पास होगी। परफेक्टली इन इलास्टिक है तो 0 की ई की वैल्यू 0 होगी। क्लियर, मारो स्क्रीनशॉट। अब करेंगे अकेले अकेले की डेरिवेशन। फर्स्ट है बच्चों इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन। अब ध्यान से समझना है, 1 डायमेंशन। अब ऐसे टॉपिक्स पेपर में सीधे सीधे पूछ लेते हैं वो बच्चों। +1 में आपके पास जो क्वेश्चन आएंगे उसमें सीधी ये 4 नंबर की डेरिवेशन बन जाएगी, सीधी सीधी 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। ओके, 5 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें, तो ध्यान से इसको लिखो। इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन। बॉडी है एक, ये बॉडी, एक और बॉडी हमारे पास, ये दोनों का अलग अलग के मास है। ये इसका मास m1, इसका मास m2। ये बॉडी इसके साथ स्ट्राइक करेगी। स्ट्राइक करने के बाद क्या होगा, दोनों आपस में कोलाइड की गई, ऐसे कोलाइड हुई m1 m2। उसके बाद फिर से क्या होगा कि दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ओके, तो एट दैट टाइम क्या होगा, ये m1 है, ये m2 है। ओके, तो ये कुछ ये फॉलो होगा बाद में फिनोमिना। अब डिपेंड है कि मासिस कैसे कैसे हैं दोनों के। सेम मासिस है वो हम करेंगे कहां पर जाकर, जब इसके स्पेशल केस करेंगे। बिफोर कोलिजन और कोलिजन होने से पहले कंडीशन क्या होगी कि इसकी वैल्यू ये 2 है, इसकी वैल्यू, इसकी इनिशियल वैल्यू है बच्चों u2 है वेलोसिटी, इसकी इनिशियल है u1, इसकी फाइनल क्या होगी बच्चों यहां पर जाकर v2, और ये है v1। कोलिजन होने से पहले क्या होना चाहिए कि u1 ग्रेटर देन होना चाहिए u2, इसकी वैल्यू से ग्रेटर देन होगी वेलोसिटी में, तभी ये जाकर कोलाइड करेगी। 1 डायमेंशन मींस एक ही साइड को, एक्स एक्सिस की ओर चल रही है। तो कौन कौन से फिनोमिना लगेंगे, टोटल लीनियर मोमेंटम कंजर्व, m1
U1 M2 U2 M1 V1 M2 V2। कंजर्व दोनों दोनों, पूरा पूरा जितना लीनियर मोमेंटम पहले होगा उतना ही बाद में एक रूल हो गया। सेकंड, किनेटिक एनर्जी, अब ये लीनियर मोमेंटम से ये आ गया, किनेटिक एनर्जी से क्या आएगा, सॉरी टोटल एनर्जी में क्या आएगा, वो हमारे पास क्या होगी, जितनी एनर्जी थी वो सारी सारी कंजर्व रहती है, बट हम कौन सा फॉर्मूला लेकर चलेंगे, किनेटिक एनर्जी में, क्योंकि टोटल एनर्जी में हमें क्या सा पता बच्चों कौन कौन सी चीजें लगेंगी, बट हमें पता है कि इलास्टिक कोलिजन में ये चीज क्या रहेगी, कंजर्व रहती है, तो हम इसको ही फॉलो करते चलेंगे। तो अब किनेटिक एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व, तो किनेटिक एनर्जी कंजर्व, तो उसमें मैं क्या लिखूंगा 1/2 साथ में आएगा M1 U1 का स्क्वायर 1/2 M2 U2 का स्क्वायर 1/2 M1 V1 का स्क्वायर 1/2 M1 M2 V2 का स्क्वायर। ओके, यहां पर 1 है और यहां पर 2 है। ओके, क्लियर। तो ये दोनों थिंग्स पहले और आफ्टर कोलिजन, ये पहली कोलिजन और आफ्टर कोलिजन, पहले आफ्टर कोलिजन, क्लियर। ये दोनों थिंग्स हमें पता थी, वो हमने लॉ पहले लगा दिए, किनेटिक एनर्जी कंजर्व है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व है। अब क्या करना पड़ेगा, इन दोनों से ही, ये हमारे पास जो पहला था, इसमें से बच्चों आपको सारे M1 एक साइड कर दो, M2 एक साइड कर दो। इसमें पहले में करेंगे तो क्या होगा बच्चों, इसमें M1 एक साइड करेंगे तो ये एक साइड चला गया, ये पूरा इस साइड आ गया, तो ये जब इस साइड जाएगा तो क्या बनेगा, M1 कॉमन निकाल दिया तो क्या रह गया अंदर, U1 माइनस U2, इस साइड क्या होगा, ये इस साइड आ जाएगा, M2 बाहर निकाल लिया तो क्या बन गया, V2 माइनस U2, ये V1 थी, सॉरी ये V1 है बच्चों। जो मैं ऐसे लिखूंगा वो U होगा, जो मैं ऐसे लिखूंगा वो V होगा। ओके, तो ये चला गया इस साइड V1, V2 माइनस U2 आ गया, क्लियर। सेकंड वाले में भी ऐसे ही करेंगे, इसमें से आप 1/2 सभी में चला गया, कैंसिल आउट हो गया, तो M1 बाहर निकालो तो वो क्या बनेगा, U1 का स्क्वायर, यहां से ये V1 है तो ये बनेगा V1 का स्क्वायर, इसमें M2 एक साइड लिख दो तो इसके अंदर क्या आएगा, V2 का स्क्वायर माइनस U का U2 का स्क्वायर। ओके, क्लियर। अब इनमें से ये इक्वेशन बन गई, इससे ये इक्वेशन बन गई, बनकर आ गई। हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, अब हम डिवाइड कर दें, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे तो बनेगा क्या, पहली 1/2, इसको मैं लिख दूं 1, इसको लिख दूं 2, 1/2, तो क्या बना, ये M1 गए, M2 गए, तो बच्चों रहा क्या, लिखते जाओ बस साथ में आप जल्दी जल्दी से। कुछ ये रह गया हमारे पास, इनको आप अगर ओपन करोगे तो क्या बनेगा, इसको आप ओपन करो, इन दोनों को, अभी ये U1 का स्क्वायर साथ में क्या है V1 का स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस बी A माइनस बी, यही होगा, यहां पर भी ऐसे ही होगा। तो क्या क्या जाएगा, ऊपर वाले केस में यहां से क्या रह जाएगा, U1 माइनस V1 अपॉन, यहां से रह जाएगा U1 प्लस V1
साथ में माइनस था, इसके साथ ये माइनस चला गया तो ये कैंसल आउट हो गए। ओके, इसके साथ इसको मैं स्क्वायर खोल दूंगा बच्चों, तो एक आएगा u1 प्लस v1, एक आएगा साथ में u1 माइनस v1, तो उस u1 माइनस v1 के साथ ये चला गया तो एक नीचे रह गया ये प्लस। ओके, तो यहां पर भी ऐसे ही होगा, ऊपर वाला कैंसल आउट, नीचे क्या रह जाएगा एक हमारे पास v1 v2 माइनस प्लस u2, ये चीज रहेगी हमारे पास। ओके, अब इन दोनों को, ये चीजें थी, अब u1 uu एक साइड कर दो, vv एक साइड कर दो। क्यों कर रहे हैं वो भी बताऊंगा बच्चों, अभी आपके पास सामने निकल कर आएगा। u एक साइड कर दो, v एक साइड कर दो, तो u को एक साइड किया तो वो क्या बन जाएगा, पूरा अभी रेसिप्रोकेट पहले कर लें हम एक बार। तो कुछ ये बना है, u सारा एक साइड कर दिया और v सारा एक साइड कर दिया, तो कुछ ये बना। ये इसके नीचे ले जाओ तो क्या बनेगा, इक्वल्स टू क्या हो गया 1। अब ये इक्वेशन किसके लिए थी, हमें पता है E की वैल्यू क्या होती है इलास्टिक के लिए। यहां से ये इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो कुछ ये इक्वेशन बनती थी, तो इसका मतलब E की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 1 आ गई। तो फॉलो हो गया इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन, इलास्टिक के लिए ये होती थी, तो इलास्टिक फॉलो है, डन है, क्लियर है। तो अगर मैं मानकर चलूं वो चारों के चारों रूल्स जो मैंने बोले थे वो इलास्टिक के लिए है, तो देयरफॉर ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए E की वैल्यू 1 बन गई। तो ये परफेक्टली वर्ड लिख सकता हूं मैं यहां पर। अगर आपके पास इलास्टिक कोलिजन में पूछ ले कि E की वैल्यू 1 प्रूफ करके बताओ तो कर सकती हो आप ऐसे प्रूफ, वही 4 फॉलो करते चलो रूल्स। तो यहां पर बच्चों E की वैल्यू 1 आ गई, इसका मतलब ये किसके लिए है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए है। और अगर इसका मतलब आप इसको इलास्टिक, अब इलास्टिक कोलिजन स्टार्ट करते हुए मैंने E की वैल्यू 1 प्रूफ की, तो अब E की वैल्यू 1 है, देयरफॉर ये कोलिजन कौन सी है, परफेक्टली है। तो अगर वो इलास्टिक भी पूछ रहे, इलास्टिक में भी वो चारों प्रॉपर्टीज पड़ी थी, तो इलास्टिक के अंदर अगर E की वैल्यू 1 आती है तो वो कौन सा बनता है, परफेक्टली इलास्टिक बनता है। कि मैंने वो चारों के चारों रूल्स जो थे उसको प्रॉपरली फॉलो करते हुए चला, वो चारों रूल्स मैंने मानकर चले तो वो चारों रूल्स ये रहे, तो देयरफॉर वो चारों रूल्स किसके लिए बेस्ट सूट करते थे, परफेक्टली इलास्टिक के लिए। ओके, अगर इलास्टिक होता तो देयरफॉर E की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1 के बराबर होती, वो E की वैल्यू होती 0.8 0.9 ऐसे। अब अगर 0.5 से नीचे नीचे होती देयरफॉर वो किसके लिए आती, इन इलास्टिक के लिए। E की वैल्यू 0 होती तो वो किसके लिए आती, परफेक्टली इन इलास्टिक के लिए। तो E की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब V2 और V1 की वैल्यू निकालनी है बच्चों, वो क्या होगी, ताकि हम स्पेशल केसेस भी कर सके। स्क्रीनशॉट मारो इसका जल्दी से, इसके बाद करते हैं उसे। तो यहां से ही किसी से आप पहले V1 की, फिर से ये चीजें हमें इरेज कर दूंगा बच्चों यहां पर। ओके, तो यहां से हमें एक की वैल्यू चाहिए, वो कौन सी वैल्यू, ये हमारे पास आई थी, तो इससे एक वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो वो मैंने कौन सी वैल्यू ले ली, V2 की वैल्यू मैं ले लूंगा, वो क्या है U1 माइनस U2 प्लस V1। इसी केस से मैंने E की वैल्यू 1 निकाली, तो यहां पर E की वैल्यू 1 है, तो देयरफॉर ये चीज ऐसे बनी, तो यहां से मैं V2 की वैल्यू निकाल लूंगा, वो क्या होगा, ये चीज यहां पर गई, ये साथ में जाकर प्लस हो गया, तो V2 की वैल्यू मेरे पास है। ओके, इसी केस से तो अब मुझे चाहिए क्या, V1 V2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी पूरे केसेस के लिए। अगर मेरे को मास गिवन हो दोनों का, तो एट दैट टाइम मैं फाइंड कर सकता हूं कि दोनों के दोनों में से किसकी वेलोसिटी कितनी होगी और दूसरे की कितनी होगी, तो वो फाइंड करना, इक्वेशन बनानी है हमें। ये है पहले, इससे ही कर लें, इसी से कर लो तभी बेस्ट है, चाहे इससे आप कर लो, दोनों में से किसी को भी करोगे सही है।
तो मैं इसके लिए करूंगा क्योंकि इजी है थोड़ा सा, स्क्वायर वाली केसेस इसमें आ रहे हैं, इसमें स्क्वायर नहीं है। तो यहां पर V2 की वैल्यू फिल कर दो जाकर भाई यहां पर, तो मैं V1 की फाइनल वेलोसिटी निकाल सकता हूं। तो यहां पर ये इक्वेशन बनेगी क्या अभी, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 साथ में है u1 माइनस u2 प्लस v1। तो कुछ ये मेरे पास इक्वेशन बन गई पहले। ओके, अब क्या करूंगा मैं, यहां से इस इक्वेशन को खोलना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा। M2 U2 गया, बट यहां पर नेगेटिव में है, यहां पर वो पॉजिटिव में है, तो ये आ जाएगा इस साइड। मुझे क्या चाहिए, मुझे V1 चाहिए, फाइनल वेलोसिटी चाहिए। तो वो फाइनल वेलोसिटी कहां से आएंगी, इस केस से आएंगी, यहां से आएंगी। बाकी सारी चीजें एक साइड ले आओ, तो वो क्या होंगी अभी, M1 U1 प्लस M2 U2, ये एक साइड, साथ में इसी से ही ये रखेंगे, ये भी ले आओ, ये भी ले आओ और ये रखेंगे, M2 U1 प्लस M2 U2 इक्वल्स टू V1 निकाल लो, M1 प्लस M2 आ गया। ओके, तो ये हमारे पास आ गया इतना। V1 मुझे चाहिए था, ये नीचे ले आओगे आप, तो क्या बनेगा अभी देखो, U1 निकालो बाहर, U1 निकालो बाहर, U2 निकालो बाहर, तो क्या बनता क्या है अभी देखो, यहां से U1 निकाल लो बाहर तो बनेगा, U1 बाहर निकाला तो बना M1 माइनस M2। ओके, U1 कॉमन निकाल दे तो बना M1 माइनस M2, साथ में प्लस किया, U2 निकाल लो तो वो क्या बना M2, दोनों सेम है तो ये 2 बन गया, 2M2 U2। ओके, नीचे क्या आएगा, M1 प्लस M2 इक्वल्स टू क्या आ गया, V की वैल्यू। तो ये मेरे पास पहली वैल्यू निकल कर आ गई V1 की, V1 का इक्वेशन आ गई। अब इसके अंदर आपको वेलोसिटीज गिवन हो, इनिशियल वेलोसिटी गिवन हो, उनके मासेस गिवन हो, तो फाइनल वेलोसिटी आप निकाल सकते हो। याद रखने पड़ेंगे फॉर्मूलाज क्या बन रहे हैं। जब आप, अगर टाइम तो आपके पास होगा, अगर बच्चा ये क्वेश्चन काफी लेंथी भी होगा तो वैल्यू सीधी फिल ही तो करनी बाकी है, तो आप आराम से पहले ये इक्वेशंस को निकाल सकते हो। डायरेक्टली स्टार्ट कहां से करना कि E की वैल्यू क्या बनेगी, E की वैल्यू हमें पता है वो क्या होती है, फॉर्मूला लगा लिया E का, वो क्या होगा V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2, वो रखा, उसमें से आपने E की वैल्यू 1 होगी लास्ट के लिए, तो डायरेक्ट V2 की वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो ये आ गई, तो वो आप इस लीनियर मोमेंटम वाले में फिल करो, ये वैल्यू अपने आप इक्वेशन आपकी जल्दी से बन जाएगी। तो ये हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास V1 की वैल्यू आ गई, तो अब V2 की चाहिए, तो यहां से मुझे V1 पहले निकालना पड़ेगा। तो V1 की वैल्यू क्या होगी, V1 ये चाहिए, तो ये सारा इस साइड ले आओ, V2 माइनस U1 प्लस U2, तो कुछ ये बन जाएगा। ये सारा एक साइड था, V1 मुझे चाहिए, V2 इस साइड पहले है, ये इस साइड जाकर नेगेटिव, ये इस साइड जाकर पॉजिटिव, तो V1 की वैल्यू आ गई। अब ये V1 की वैल्यू जो होगी वो आप फिर से फिल करो इसी वाले केस में, तो देखो फाइनल वैल्यू किया निकल कर आ रही है V2 की। तो इसको निकालना, पहले इसकी वैल्यू आपने जो लिख ली है बच्चों, इसको आप स्क्रीनशॉट मार लो V1 की वैल्यू को, ताकि इसी को इरेज करके मैं दोबारा यहां पर कर सकूं। ओके, डन। ये मेरे पास वैल्यू थी V1 की, इसको मैंने लिखा रहने दिया, ठीक है।
अब मुझे चाहिए V1 की वैल्यू फिल करनी है ताकि V2 निकाल सकूं। तो फिर से फॉर्मूला है लीनियर मोमेंटम का ही, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। ओके, तो V1 की वैल्यू यहां पर फिल करें तो फॉर्मूला बनेगा m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v2 माइनस u1 प्लस u2 प्लस m2 v2। फिर से ओपन किया तो ये बना यहां पर m1 v2 माइनस m1 u1 प्लस m1 u2 प्लस m2 v2। ओके, तो ये बन गया। V2 एक साइड रखो, बाकी सारा एक साइड दे दो, तो वो क्या बनेगा m1 u1 प्लस m2 u2 प्लस m1 u1 माइनस m1 u2 इक्वल्स टू V2 निकाल लो, m1 प्लस m2 रख लिया बाहर, V2 कर लिया कॉमन, तो ये पीछे रह गया। तो यहां से V2 मेरे को चाहिए अभी बच्चों, तो वो नीचे ले आऊंगा। पहले यहां से देखो क्या बनता है, m1 u1 m1 u1 इकट्ठा, m2 u2 माइनस m1 u2। ओके, तो पहले इनको इकट्ठा कर दो, तो वो क्या बनेगा 2 ऑफ m1 u1 प्लस यहां से मुझे u2 निकाल लू बाहर, तो क्या रह गया मगर m2 माइनस m1 अपॉन क्या आएगा m1 प्लस m2 इक्वल्स टू क्या आएगा V2। तो ये V1 और V2 दोनों की इक्वेशंस निकलकर हमारे पास सामने आ गई हैं। तो बच्चों V1 और V2 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब करेंगे स्पेशल केसेस। तो स्पेशल केसेस में क्या है, अगर मान लिया जाए कि दोनों मासिस की वैल्यू है सेम, क्वेश्चन बहुत बनेंगे, यहां से ध्यान से समझना, और आपको इलास्टिक नेचर बिहेवियर दिमाग में रखकर चले, आराम से आपको इजीली समझ भी आएगा। दोनों के दोनों m1 इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू m हो जाए, मासिस दोनों के सेम, एट दैट टाइम क्या होगा, V1 की वैल्यू क्या बनेगी, यहां से देखो कैंसल, तो पूरा ये बनेगा, तो ये क्या बन गया 2 ऑफ m, नीचे आ गया u2 अपॉन क्या आ गया 2 ऑफ m, तो V1 की वैल्यू बनेगी u2। अब क्या है V1 की वैल्यू u2, चलो ये हो गया V2 की वैल्यू भी देख लो, फिर अच्छे से समझ आएगा। V2 की वैल्यू क्या बनेगी, यहां से कैंसल आउट, तो ये बन गया कुछ मेरे पास 2 ऑफ m, साथ में आया u1 अपॉन आ गया 2 ऑफ m, तो V2 की वैल्यू बन गई u1। अब क्या समझ में आया बच्चों कि दोनों राशि सेम है। V1 की वैल्यू बनेगी कोलिजन के बाद, जो इसकी ये जो V1 की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, जितनी वैल्यू क्या थी u2 की पहले थी। मींस जब ये इसके साथ बच्चों कोलाइड कर गया, एट दैट टाइम जब इसने कोलिजन, इसने जाकर पीछे से कोलाइड किया, तो ये जितनी वेलोसिटी के साथ जाएगा वो कितनी वेलोसिटी होगी, जितनी इसकी पहले वेलोसिटी थी। और जब ये इसके साथ जाकर पीछे स्ट्राइक किया, तो इसकी वेलोसिटी कोलिजन के बाद क्या होगी, जितनी इसकी पहले वेलोसिटी थी। मींस दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ अपनी वेलोसिटी को क्या कर लेंगे, इंटरचेंज कर लेंगे। अब इलास्टिक के साथ यही होगा, पीछे से जाकर उसके साथ टकराया, तो जितनी स्पीड के साथ ये आ रहा था उतनी स्पीड के साथ वो चला गया, और जितनी स्पीड के साथ ये पहले चल रहा था उतनी स्पीड के साथ अब ये हो गया, आपस में इंटरचेंज कर ली वेलोसिटी। दिमाग में रखो, दिमाग में समझ के चलो इसको। ओके, तो पहला केस ये हो गया। अब सेकंड केस क्या है हमारे पास, सेकंड केस में होगा बच्चों, मान ली जाए कि ये जो बॉडी थी ये किस में है, रेस्ट पे है, रेस्ट पे है, देयरफॉर U2 की वैल्यू क्या है, 0 है। ओके, अब ये केस लेकर चलेंगे।
u2 की वैल्यू 0 है, तो देयरफॉर v1 की वैल्यू क्या बनेगी, v1 की वैल्यू, इसकी वैल्यू बनेगी u1 साथ में आया m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, और v2 की वैल्यू बनेगी, इसकी वैल्यू बनेगी 2 ऑफ m1 साथ में आया u1, ये 0 है, ओके, और नीचे आएगी वैल्यू m1 प्लस m2। ये दोनों वेलोसिटी अब ये बन जाएंगी। जब इसकी वैल्यू रेस्ट पर, ये रेस्ट पर पीछे से आकर ये इसके साथ टकराया तो क्या बनेगा, ये वेलोसिटीज आएंगी बाद में v1 v2 की। अब ये बन गया जब b क्या है, सेकंड स्पेशल केस था ये, जब b, ये वाला b रेस्ट पर है, ये a है, ओके, तो ये बन गया। इसके अंदर अब सब पार्ट बनाकर देखेंगे क्या क्या बनेगा। a जब क्या होगा, दोनों मासेस सेम है, m1 इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू m, एट दैट टाइम क्या होगा, बड़े क्वेश्चन अच्छे बने हैं बच्चों, ये भी v1 की वैल्यू बनेगी, दोनों मासेस सेम, गया एक दूसरे के साथ कैंसल आउट, तो v1 की वैल्यू बन गई 0। स्ट्राइक करने के बाद जब ये इसके साथ जाकर स्ट्राइक करा तो एट दैट टाइम ये चल पड़ेगा और ये जाकर रुक जाएगा उसकी जगह पर। ये पीछे जाकर स्ट्राइक करा, ये रेस्ट पर था, जब ये पीछे जाकर स्ट्राइक करा तो ये चल पड़ा और ये रुक गया। समझ गए बात। तो v2 की वैल्यू क्या होगी, अब ये रुक गया तो इसकी वेलोसिटी फाइनल क्या होगी, जितनी इसकी थी उतनी होनी चाहिए, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहनी चाहिए, जितनी इसकी तो है नहीं, इसकी थी। अब जब ये इसके जाकर स्ट्राइक करा तो इसकी अपनी हो गई तो इसकी 0 हो गई, देयरफॉर अब इसकी उतनी काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए जितनी इसकी पहले थी, कंजर्व रहनी चाहिए। तो v2 की वैल्यू क्या बनेगी, दोनों के दोनों मासेस सेम, साथ में आया u1 अपॉन क्या आ गया 2m, तो v2 की वैल्यू बन गई u1। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया, क्लियर, डन। एक स्पेशल केस हो गया। अब स्पेशल केस नंबर 2 b, इसके अंदर b जो है वो एक बहुत स्मॉल मास है, मींस नेग्लिजिबल मास है, m2 की वैल्यू है बहुत ज्यादा स्मॉल, 0, नेग्लिजिबल मास है, बहुत छोटी बॉडी है। तो एट दैट टाइम क्या होगा, v1 की वैल्यू क्या होगी, इसमें फिल करो, m2 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0 हो गई, ओके, तो वैल्यू आ गई हमारे पास u1, ओके, u1 हो गई, v1 की वैल्यू आ गई u1, साथ में है ये दोनों मासेस। अब m2 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0 है, तो यहां पर आएगा m1, नीचे भी इसकी वैल्यू 0 अप्रोक्सीमेटली, तो यहां पर भी नीचे m1, तो कट आउट हो गए, तो v1 की वैल्यू u1 रहेगी, जितनी वेलोसिटी इसकी पहले थी, इसके साथ स्ट्राइक करा एट दैट टाइम ये फिर भी उतनी वेलोसिटी के साथ जाता है, क्योंकि इसने कुछ रोका ही नहीं, इसकी अपनी वेलोसिटी कुछ है ही नहीं, इसका अपना, ये तो रेस्ट पे था, इसकी अपनी वेलोसिटी कोई, इसका अपना मास कोई, इसका अपना मोमेंटम ही कुछ नहीं था, तो ये बिना फर्क से आराम से चलता जाएगा। क्लियर, दिमाग में रखो ये भी चीजें। एक हो गया। v2 की वैल्यू क्या होगी, v2 यहां पर करते हैं, ये 0 हो गया, तो क्या आएगा अभी बच्चों यहाँ पर 2 ऑफ m1 साथ में है u1, यहाँ पर ये जो चीज थी ये हमारे पास है 0, ओके, तो नीचे आ गया m1 के साथ m1 गया, तो v2 की वैल्यू बन गई 2 ऑफ u1। मींस ये कितनी स्पीड से जाएगा, फिर इसका अपना तो मास बहुत 0 था, 0 के अप्रोक्सीमेट नेग्लिजिबल था, जब ये इसका मतलब इसका मास बहुत ज्यादा था, इसका मास इसके मुकाबले बहुत कम है, ये नेग्लिजिबल का मतलब है। तो इसकी वैल्यू मान लो ये 100 मास है, 100 किलोग्राम का है, और ये वैल्यू है 0.5 किलोग्राम, दोनों को ऐड करोगे तो कितना बनेगा 100.5 किलोग्राम, तो ये अप्रोक्सीमेट नेग्लिजिबल है इसके मुकाबले। तो एट दैट टाइम जब ये इसके साथ स्ट्राइक करेगा तो ये डबल वेलोसिटी के साथ जाएगा जितनी इसकी वेलोसिटी थी, ओके, पहले कोलिजन से पहले। क्लियर, ये भी हो गया। थर्ड केस है हमारे पास, जब ये बहुत हैवीली बॉडी है, बहुत ज्यादा 0 से बड़ा है, अब ये 0 से, अभी इसको मैंने यहां पर लिखा m2 0 से बहुत लेस देन, अब इसको ऐसे ना लिखा, अब इसको ऐसे लिखें
M1 के मुकाबले M2 की वैल्यू बहुत ज्यादा कम है, सो देयरफॉर M2 नेग्लिजिबल है। ओके, यहां पर भी आप लिखो कि M2 की वैल्यू जो है वो बहुत बड़ी है एज कंपेयर टू M1, देयरफॉर यहां पर M1 नेग्लिजिबल है। अब ऐसे केस में आप क्या करोगे, बहुत हैवी बॉडी है, बहुत छोटा सा, तो क्या ये हिल पाएगा? देखिए इक्वेशन से देखते हैं। तो V1 की वैल्यू बनेगी U1, M1 अप्रोक्सीमेटली 0 हो गया, तो यहां पर बनेगा माइनस ऑफ M2, नीचे आएगा M2 गए, तो V1 की वैल्यू बनेगी माइनस ऑफ U1। जितनी वेलोसिटी के साथ ये लाइट सब, ये हैवीली बॉडी जितनी वेलोसिटी के साथ ये आएगा, तो मास तो है ही नहीं, जितने के साथ आएगा उतनी के साथ वापस चला जाएगा, ये हिलेगा ही नहीं आपस से, आया वापस चला जाएगा, क्योंकि इसकी किनेटिक 0 है, किनेटिक कंजर्व भी रहनी चाहिए, जितना आया उतने के साथ वापस। और वेलोसिटी चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, स्क्वायर होगा तो वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी किनेटिक एनर्जी, तो हाफ mv स्क्वायर है, तो ये भी पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव है, इसमें भी नेगेटिव वैल्यू फिल करोगे तो स्क्वायर के साथ ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो किनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी। तो सेकंड है हमारे पास V2। अब V2 क्या होगा, ये रेस्ट पर था, अभी भी रेस्ट पे ही रहना चाहिए, तो देखते हैं क्या बनता है बच्चों। 2 ऑफ M1 की वैल्यू 0, नेग्लिजिबल, तो सारा का 0 हो गया, तो V2 की वैल्यू 0 बन गई। समझ में आ गई बात? सारे केसेस कर ले, स्पेशल केसेस थे, आराम से करना, अच्छे से करना, समझ कर करना, कॉपी पर लिखो। इसके बाद इलास्टिक खत्म है, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन करेंगे। इसके बाद मारो स्क्रीनशॉट जल्दी से इसका। तो बच्चों नेक्स्ट है इन इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन। इसके अंदर भी देखो क्या है, पढ़ा था इन इलास्टिक है, किनेटिक एनर्जी में लॉस्ट आएगा ही आएगा, मोमेंटम कंजर्व है, किनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। तो 2 बॉडीज हैं, एक बॉडी ये, एक बॉडी पीछे से और इसके साथ जाकर स्ट्राइक करेगी, तो कोलिजन होगी, तो कोलिजन के बाद ये दोनों बॉडीज फिर से कोई ना कोई वेलोसिटी के साथ निकल जाएंगी। अगर अलग अलग निकल रही है तो देयरफॉर इनइलास्टिक है और किनेटिक एनर्जी में लॉस है। अलग अलग निकली, किनेटिक एनर्जी में लॉस आया, तो देयरफॉर इनइलास्टिक बन गया। इकट्ठी निकली, किनेटिक एनर्जी में लॉस आया, तो देयरफॉर इकट्ठी निकलेगी तब भी किनेटिक एनर्जी में लॉस आएगा ही आएगा, क्योंकि एक हैवी और लेस थी, पहले ग्रेटर स्पीड से या लेस स्पीड से निकल रही थी, अब इकट्ठा होगी, मास बढ़ गया तो वेलोसिटी ऑटोमेटिकली कम होगी, क्योंकि मास और वेलोसिटी आपस में क्या रहती हैं, यूनिवर्सली, तो इकट्ठी जाएंगी। तो बच्चे जब इकट्ठा होकर गया तो इकट्ठी एक सिस्टम बन के, एक वेलोसिटी बन के गई, तो देयरफॉर एट दैट टाइम भी क्या होगा, परफेक्टली इनइलास्टिक किनेटिक एनर्जी में लॉस एट दैट टाइम भी आएगा। तो पहले इसको करेंगे कैसे, फिर अब लीनियर मोमेंटम का केस लगाएंगे। M1 U1, ये M1 हो गया, M2 हो गया, U1 है, U2 है, वेलोसिटी फाइनल में बनी V1 V2 बन गई। तो बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन दूसरा किनेटिक एनर्जी हम लगा नहीं सकते, तो इसी के अंदर जो आपकी मास की वैल्यू आपको गिवन होगी, इनिशियल वैल्यूज गिवन होगी, फाइनल एक गिवन होगी, दूसरा आप आराम से फाइंड कर सकते हो। तो देयरफॉर इसी इक्वेशन से ही आपको सब कुछ फाइंड करना पड़ेगा। M1 की वैल्यू गिवन है, M2 की गिवन है, U1 गिवन है, U2 गिवन है, V1 गिवन है, तो V2 कर लो फाइंड, कर लोगे आराम से फाइंड। कोई चीजें रेस्ट भी गिवन होंगी, तो देयरफॉर U0 वैल्यू गिवन है उनकी, जो रेस्ट पे होगा, तो आराम से आप हर एक चीज को बच्चों फाइंड कर सकते हो। क्लियर? तो इसके अंदर होगा। अब अगर ये थिंग बच्चों हो किसके लिए, परफेक्टली इनइलास्टिक एट दैट टाइम क्या होगा, इकट्ठी दोनों दोनों जाएंगी, और यहां पर जब यहां पर तो मान लो अलग अलग से गई थी, बट इस केस में क्या होगा, एट दैट टाइम दोनों एक दूसरे के साथ स्टिक करके फिर आगे जाएंगी विद कॉमन वेलोसिटी भी, एक सिस्टम बन जाएंगे। और इसके लिए E की वैल्यू क्या होती है, 0, इसके लिए E की वैल्यू 0 से थोड़ी सी ऊपर इलास्टिक के लिए, परफेक्टली इलास्टिक है। तो एट दैट टाइम लीनियर मोमेंटम का ही लगाकर चले, तो वो क्या बनेगा, M1 U1
m2u2 इक्वल्स टू यहां पर क्या होगा m1, फिर से इकट्ठा हो गए दोनों सिस्टम, ओके, मोमेंटम बाद में इकट्ठा हो गया m1 और साथ में वेलोसिटी भी, ये मोमेंटम के लिए हो गया, ओके। पहले टोटल एनर्जी क्या बनी, अब ये तो मोमेंटम के लिए हो गया, पहले टोटल एनर्जी, पहले काइनेटिक एनर्जी सिंपल देख लें। अब यहां पर हमें पता है काइनेटिक एनर्जी में लॉस्ट आएगा, तो काइनेटिक एनर्जी में लॉस्ट आया तो कितना आएगा, बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी क्या हुई 1/2 m1 u1 का स्क्वायर 1/2 m2 u2 का स्क्वायर, ये बिफोर कोलिजन है। आफ्टर कोलिजन क्या हुई 1/2 m1 प्लस m2 साथ में v का स्क्वायर, एक कॉमन वेलोसिटी के साथ गई, वो कौन सी है v है, ओके। तो ये v आ गया। अब लॉस तो आया है, ये तो डेफिनेटली श्योरिटी है कि लॉस आ चुका है हमारे पास, तो वो लॉस कितना हुआ, ये v की वैल्यू कितनी है वो हमें फाइंड करनी पड़ेगी, दोनों को माइनस करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो दोनों को माइनस बच्चों करोगे तो करोगे कैसे, तो ये लीनियर मोमेंटम से आया था हमारे पास, ओके। तो यहां से आप v की वैल्यू निकाल लो, v की वैल्यू क्या होगी m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, वैल्यू फिल करो v के अंदर, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, ये फाइनल है, ये इनिशियल है, ओके। अब जब फाइनल आएगा तो एनर्जी लेस होगी, इकट्ठी होकर जा रही है, तो ये पहले माइनस ये इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे, देयरफॉर हम 1/2 m1 u1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 का स्क्वायर, ओके, माइनस इसकी जो वैल्यू है वो क्या है 1/2 m1 प्लस m2, ओके, m1 प्लस m2 साथ में क्या आएगा, ये v का स्क्वायर था हमारे पास, तो यहां पर भी क्या आएगा m1 u1 का प्लस m2 u2 का सारे का स्क्वायर अपॉन क्या आएगा m1 प्लस m2 का स्क्वायर, एक के साथ ये कैंसिल हो गया तो ये चला गया, तो नीचे क्या रह गया बच्चों, एक स्क्वायर गया तो ये नीचे रह गया, क्लियर। अब इन सभी को आप बच्चों क्या करोगे, इसके साथ माइनस करोगे, पहले एलसीएम लोगे, माइनस करोगे और यहां पर देखोगे कि वैल्यू क्या आई, इसकी जो वैल्यू आएगी वो आ गई अगर तो पॉजिटिव, मींस जो ये चीज होगी साथ में पॉजिटिव, मींस आगे नेगेटिव ना लगा, पॉजिटिव आ गया, सो देयरफॉर एनर्जी लॉस हुई है। अगर नेगेटिव आ गया एनर्जी लॉस नहीं हुई, बट हमें पता है कि एनर्जी लॉस होती ही होती, देयरफॉर यहाँ पर जो आप इसको माइनस करोगे काइनेटिक एनर्जी कोई ना कोई, इन सभी को माइनस करोगे तो एक इक्वेशन बनेगी, एक जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होगी, देयरफॉर एनर्जी में लॉस आ चुका है। तो ये भी प्रूफ हो गया कि काइनेटिक एनर्जी लॉस होती है परफेक्टली इन इलास्टिक, जहां आप इलास्टिक कुछ भी लेकर चलो, क्लियर है। बट आप इन इलास्टिक में इसको प्रूफ कर सकते हो आराम से, क्योंकि वी कॉमन लेकर चलना पड़ेगा, यहाँ पर तो एक इक्वेशन है, तो देयरफॉर परफेक्टली इन इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी में लॉस आता है। डन, मारो स्क्रीनशॉट जल्दी से इसका भी, और इसके बाद हम बच्चों करेंगे इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशंस। इन 1 डायमेंशन में हमने बच्चों पहले वाला पूरा किया, दूसरे वाले में सिर्फ आगे चल ही नहीं सकते, एक ही इक्वेशन के अंदर वैल्यू फिल करेंगे भी तो होगा। इन इलास्टिक में भी हमने वैल्यू फिल कर ली, v की वैल्यू रख ली, यहाँ पर प्रूफ कर दिया कि काइनेटिक एनर्जी में लॉस आएगा ही आएगा। पेपर में ज्यादातर क्वेश्चन आता है इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन, जो पिछला आर्टिकल हमने पूरा किया, और जहां उसके जो स्पेशल केसेस थे उसको लेकर। मारो स्क्रीनशॉट, नेक्स्ट करते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट है हमारे पास इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशंस। अब इलास्टिक कोलिजन 2 डायमेंशंस में है, तो बच्चों 2 डायमेंशंस के लिए आप कैसे पढ़ोगे, इसको कैसे करोगे, मींस जब कोलाइड कर जाए तो कोलाइड करने के बाद बॉडी किसी प्लेन में मूव करती हो, ओके, मींस एक डायरेक्शन की ओर ना जाए, वो किसी प्लेन में मूव कर दे, मींस कोई 2 डायरेक्शन पकड़, एक प्लेन के ऊपर 2D में जाए, तो वो कैसे, अब उसको कैसे पढ़ेंगे। ये है हमारे पास ग्राफ, एक बॉडी मान लो यहां पर पड़ी है,
एक पीछे से और बॉडी आई, वो जाकर इसको स्ट्राइक करी। दोनों वेरिएबल मासेस के हैं, मींस दोनों का एक ही मास, वेरिएबल मींस चेंज नहीं होगा मास। दोनों के लिए मैं बोल रहा हूं कि इसका मास कोई है, अलग अलग का मास है, इसका मास है m1, इसका मास है m2। ओके, दोनों जाकर स्ट्राइक करे जब इसके साथ, तो इसकी वैल्यू फर्स्टली इनिशियल u1 है, इसकी u2 है। स्ट्राइक करने के बाद एक बॉडी, ये वाली बॉडी मान लो किसी एंगल के साथ इस साइड को चली गई, ये वाली बॉडी किसी एंगल के साथ इस साइड को चली गई, तो ये चली गई इस साइड को, तो ये चली गई इस साइड को। प्लेन के ऊपर मूवमेंट हुई, तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। मान लो ये बॉडी यहां से इस साइड को मूव कर रही है एंगल थीटा के साथ, ये बॉडी इस साइड को मूव कर रही है एंगल फाई के साथ। मींस अब 2D मींस आए कैसे भी, ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ, कैसे भी आएगा वो हम अलग अलग से पढ़ेंगे, ऐसे वाला केस भी पढ़ेंगे। जब कलाइड किया तो कलाइड करने के बाद कोलिजन्स के बाद एक ही साइड को नहीं गए, 2 डायमेंशंस में चले गए, एक प्लेन में मूवमेंट हो गई। ओके, तो वो क्या होगा, मींस अब प्लेन में मूवमेंट ऐसे नहीं गई कि 3D मूवमेंट नहीं हुई, इस प्लेन के ऊपर मूवमेंट आई, तो उसको कैसे पढ़ेंगे। टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, पता है, तो वो क्या होगा, पहले किनेटिक एनर्जी और बाद किनेटिक एनर्जी, उसको तो हम यूटिलाइज करेंगे। हमें पता है कि वो सेम रहती है, इलास्टिक वाला केस है, तो उसमें कोई चेंज नहीं है, उसको हम ऐसे डीजी रहने देंगे। ठीक है, एनर्जी तो कंजर्व रहती है। मोमेंटम को थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मोमेंटम अब 2 एक्स और वाई में तब्दील हो रहा है, चेंज हो रहा है। कंजर्व टोटल तो कंजर्व रहेगा, एक जितना ही रहेगा, बट 2 पार्ट्स में जाएगा, एक एक्स में जाएगा, एक वाई में जाएगा। तो अब लीनियर मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगा, बिफोर कोलिजन सारे एक्स एक्सिस की ओर जा रहे थे, तो वो क्या हुआ, एक्स एक्सिस की ओर है, तो वो बना m1 u1 प्लस m2 u2। अब ये रेस्ट पर नहीं, इसको रेस्ट नहीं मानेंगे बच्चों, हमें कहेंगे कि ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है। जहां पर कोलाइड किया उसको मान लिया कि वो एक ओरिजिन आ गया हमारे पास एक्स और वाई का, यहां से मैंने एंगल मेजर करना शुरू किया, जहां से एंगल बनने शुरू हुए वो क्या बन गया, ओरिजिन बन गया। चल दोनों के दोनों कैसे रहे थे, किसी स्पीड के साथ चल रहे थे, बट इसकी स्पीड ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू इसकी, तभी ये जाकर उसके साथ कोलाइड करा। तो पहले मोमेंटम ये बन गया, बाद में मोमेंटम क्या बना। अब अगर ये दोनों ऐसे एक ही साइड को जाते तो एक्स की ओर सारा रहता, तो मैंने इसको यहां पर एक्स और वाई ना लिखता, टोटल लीनियर मोमेंटम लिख देता। बट अब एक्स की ओर जा रहे हैं तो कुछ वाई की ओर जा रहे हैं, तो अब एक्स की ओर का मोमेंटम क्या बनेगा, देखो वो बन गया हमारे पास m1 एक्स की ओर, एंगल है तो यहां पर बेस बन गया, तो बेस का थीटा यहां पर आएगा, यहां पर साइन थीटा आएगा, इसका भी यहां पर बेस पे कॉस फाई आएगा, यहां पर साइन फाई आएगा। ओके, क्लियर। तो m1 आ गया इस साइड को, तो ये इस साइड का लेकर चलना पड़ेगा। तो वेलोसिटी, ये हमारे पास वेलोसिटी थी किसकी, ये बड़े वाला इस साइड को जा रहा था, तो ये वेलोसिटी v2 है, छोटे वाला इस साइड को जा रहा है, तो ये है वेलोसिटी v1। ओके, तो इसका कौन सा बन गया, अभी v2 साथ में आया cos थीटा। ओके, तो इसका भी क्या आया m1 v1, साथ में इसका कौन सा आ गया cos फाई। क्लियर, कोई भी वैल्यूज गिवन है यहां पर फिल करो, आंसर बन जाएगा, जो जो गिवन होगी यहां पर फिल कर देना, आंसर बन जाएगा। ओके, अब लीनियर मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस, वो क्या हो गया, अभी यहां से देखना पड़ेगा। अब वाई एक्सिस की ओर पहले मोमेंटम क्या था, पहले सारा एक्स की ओर था, कोलिजन से पहले वाई की ओर कुछ भी नहीं, तो ये क्या रहेगा, बिफोर जीरो। आफ्टर कोलिजन क्या होगा, मोमेंटम यहां का अब इस साइड को आया, तो ये इस पार्ट इसकी ओर, मैं इसको, ये हमारे पास रिजल्टेंट है, 2 कंपोनेंट्स में तोड़ू, ये बेस की ओर हो गया, ये परपेंडिकुलर की ओर हो गया, तो परपेंडिकुलर की ओर कौन सा रहा, v2, साथ में आ गया साइन फाई, आ गया साइन फाई, ये v2 साथ में आ गया साइन फाई। अब ये जो साइन फाई है, ये बच्चों किस साइड को है, इस साइड को है, तो मास जो चल रहा था अब बॉडी कोलाइड करने के बाद इस साइड को गई, तो देयरफॉर इसी का मोमेंटम, पूरी बॉडी बच्चों साथ में मास भी तो इस साइड को जा रहा है, तो देयरफॉर यहां पर भी था मास और वेलोसिटी, यहां पर m2 है, मास वेलोसिटी मोमेंटम का थीटा लेकर चला बेस वाला,
क्योंकि पूरा पूरा मोमेंटम इस साइड को जा रहा है, तो उसका बेस इस साइड को आ गया पहले के लिए एक्स के लिए, तो इसका भी ये साथ में मास भी इस साइड को जा रहा है, वेलोसिटी भी इस साइड को जा रहा है, तो उसका बेस इस साइड को ले लिया। तो यहां पर भी v2 ये रहा, और साथ में मोमेंटम भी उसी साइड को जा रहा था, तो यहां पर ये m2 v2 साथ में कौन सा आ गया, साइन थीटा, यहां पर आ गया साइन थीटा, ये थीटा है। दूसरा है इस साइड को, ओके, नीचे को। अब उसको बच्चों यहां पर दोनों एक साइड को जा रहे थे, इकट्ठे थे, तो मैंने प्लस लगाया। अब एक गया इस साइड को, एक गया इस साइड को, तो दूसरा साथ में आएगा माइनस, तो माइनस आ गया। उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, m1 v1 साथ में आया साइन फाइव, तो दूसरी इक्वेशन ये बन गई। अब इन दोनों इक्वेशन से आप कोई भी फॉर्मूले में जो भी आप थिंग्स गिवन होगी फिल करना, आराम से आंसर निकल आएंगे। ये फॉर्मूलाज आप यूज करने पड़ेंगे आपको, थीटास गिवन होंगे, मास गिवन होगा, वेलोसिटी गिवन होगी, जो जो गिवन होगी यहां पर फिल करना, आंसर आ जाएगा आराम से। ओके, एक्स और वाई हो गया। अब इलास्टिक कोलिजन डन। अब बच्चों अगर यही केस मैं पूरा लेकर चलूं, किसके लिए, इन इलास्टिक कोलिजन में हो, तो एट दैट टाइम क्या होगा। और याद रखना इलास्टिक कोलिजन की डेफिनेशन वही चल रही है, बट टू डायमेंशन का मीनिंग बाद कोलिजन के बाद दो पार्ट्स में पूरे प्लेन में मूवमेंट हो गई, वो खिलर गए दोनों के दोनों पार्ट्स, दोनों बॉडीज प्लेन में मूव करना शुरू कर गया आपस कोलिजन करने के बाद, एक डायमेंशन में नहीं। अब इन इलास्टिक मीन काइनेटिक एनर्जी में लॉस भी आएगा और प्लेन में मूव कर जाएंगे कोलाइड करने के बाद। एट दैट टाइम यहां पर भी क्या, अब यहां पर काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व नहीं होगी, तो मोमेंटम क्या रहेगा, मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा ना, तो मोमेंटम क्या रहेगा बच्चों, एक्स एक्सिस की ओर, एक्स एक्सिस की ओर मींस ऐसे ही, तो वो क्या रहा, जो इक्वेशन पहले थी वही बन गई, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m2 v2 साथ में आया cos थीटा प्लस m1 v1 साथ में आया cos फाइव। ओके, अब अलोंग y एक्सिस क्या होगा, अलोंग y एक्सिस, अब y एक्सिस है तो मींस वैसे ही जैसे पहला केस है, तो पूरी इक्वेशन फिर से यही बन जाएगी, 0 इक्वल्स टू m2 v2 साथ में है साइन थीटा माइनस m1 v1 साथ में आ गया साइन फाइव। पूरी दोनों की दोनों इक्वेशन वही आ गई जो उस वाले केस में थी, यहां पर भी इक्वेशंस पूरी की पूरी बच्चों कौन सी बन जाएंगी, वही बन जाएगी जो पहले थी। सो देयरफॉर दोनों की दोनों इक्वेशंस में कोई फर्क नहीं नजर आएगा। बट क्योंकि मोमेंटम सेम है तो मोमेंटम वही रहेगा अगर सेम डायग्राम ऐसी है। बट अगर मैं बच्चों लेकर चलूं कौन सा केस, इन इलास्टिक है बट उसमें कौन सा परफेक्टली इन इलास्टिक है, तो एट दैट टाइम क्या होगा, उसके लिए अगर मैं इसी केस को लेकर चलूंगा तो वो क्या बनेगा बच्चों, देखो प्लेन में मूवमेंट होनी चाहिए, इन इलास्टिक है, टू डायमेंशंस केस है, प्लेन में मूवमेंट चाहिए, इकट्ठी जानी चाहिए, तो देयरफॉर स्ट्राइक करने के बाद इकट्ठी गई, तो बच्चों वो तो मूवमेंट अगर एक्स की ओर है तो बच्चों एक ही डायमेंशन की ओर मूवमेंट आ गई, क्योंकि बाद में ही तो टू में जा रही है, टू डायमेंशन में बाद में ही तो आ रहा है कोलिजन करने के बाद। अब बच्चों अगर मैं ऐसे यही मूवमेंट लेकर चलूं तो बाद में भी इकट्ठा हो गया तो वो सीधा चले गए, तो बच्चों वन डायमेंशन ही तो रह गई, वो हमें टू में लेकर चलना पड़ेगा, इसलिए क्या करना पड़ेगा, बाद में इकट्ठा हो जाए पहले दो अलग अलग ले आओ, तो टू डायमेंशन लेकर चलना है तो पहले एक ऐसे आएगा एक ऐसे आएगा, बाद में दोनों इकट्ठे भेज दो, तो बाद में दोनों स्टिक करके भेज गए, तो बच्चों कौन सा हो गया, परफेक्टली इनइलास्टिक हो गया, इकट्ठी चली गई। तो एट दैट टाइम उसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी वो भी समझना पड़ेगा, उसको भी देखिए। इसको मैं करूंगा इरेज, इसके बाद करूंगा उसे, मारो स्क्रीनशॉट जल्दी से इसका भी। बॉडी है ऐसे, एक बॉडी ये हो गई, एक बॉडी, अब ये बॉडी जो है वो इस साइड से यहां से मूव कर रही है, दूसरी बॉडी है यहां से, वो यहां से इस साइड को आ रही है, दोनों स्ट्राइक कर गए तो दोनों इकट्ठे गए, अब यहां से ऐसे बड़े वाला और छोटे वाला दोनों। ओके, अब टू में कैसे हुआ डायमेंशन अलग अलग आए, तो बाद में ये एक बन के डायमेंशन चलेगी, कैसे ऐसे चला गया कहीं पर। अब बच्चों अगर मैं इसको भी यहां से ही लेकर आता है ऐसे, तो यहां से इकट्ठे ऐसे बनते हैं। ओके,
अब ये थोड़ा ऐसे था, वो थोड़ा ऐसे था, तो थोड़ा सा किसी एंगल के साथ निकल गए ऐसे। क्लियर? यहां का मैं एंगल मान लू थीटा, यहां का एंगल मान लू फाई। बाद में कैसे गए? अब सेम से नहीं जाएंगे। सेम से कब जाने थे बच्चों? अगर सेम एंगल के साथ ऐसे ये गया और ये ऐसे गया, ये दोनों फिर से स्ट्राइक करने के बाद फिर से किसी एंगल के साथ जाने थे, क्योंकि दोनों का रिजल्टेंट बनना चाहिए। ये ऐसे, ये ऐसे। अब ये दोनों का रिजल्टेंट कोई बनकर चला, अलग अलग गए एंगल के साथ, सेम एंगल के साथ नहीं गए हैं। ओके, क्लियर? तो ये बन गया मेरे पास M1, ये बन गया M2, ये बन गया U1, ये बन गया U2। दोनों के दोनों इकट्ठा होने के बाद M1 प्लस M2 साथ में आ गया B, कॉमन वेलोसिटी के साथ गए। तो लीनियर मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की ओर लीनियर मोमेंटम क्या होगा वो पहले पढ़ेंगे। एक्स ये रहा, वाई ये रहा, एक्स एक्सिस के अलोंग लीनियर मोमेंटम। अब बिफोर कोलिजन क्या होगा? देखो ये वाला ऐसे जा रहा था एक्स की ओर पूरा, तो इसको मैं लिखूंगा M1 U1। ओके, लिख दिया क्योंकि सारा एक्स की ओर था। ये पहले एक्स की ओर नहीं है, तो इसका ये एंगल कॉस वाला कंपोनेंट लेकर चलेंगे हम। तो M2 U2 साथ में आएगा कॉस थीटा इक्वल्स टू बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन क्या बनेगा? आफ्टर कोलिजन एक्स की ओर, दोनों इकट्ठे जा रहे हैं, तो देयरफॉर क्या होगा? M1 प्लस M2 साथ में आएगा V, और V के साथ कंपोनेंट कौन सा आएगा? कॉस फाई। डन? क्लियर? सेकंड है लीनियर मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस। अब ये जो चल रहा है वो कौन सा है? परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन in 2 dimensions। ओके, अलोंग वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस है ये, बिफोर कोलिजन ये तो इस साइड को है नहीं, ये तो एक्स की ओर था, इसका कुछ वाई हो सकता है, तो वो रहा वाई ये। तो वे वाई कौन सा बना बचा? M2 U2 साथ में आ गया साइन कंपोनेंट, साइन ऑफ थीटा इक्वल्स टू बिफोर। अब ये वाला नहीं था क्योंकि ये इस साइड को जा रहा था, इसका है ये साइड वाला। और कोलिजन करने के बाद, अब ये नेक्स्ट पार्ट, कोलिजन के बाद दोनों इकट्ठे एक साइड को जा रहे हैं, तो मेरे को उसको क्या बनेगा? M1 प्लस M2 साथ में आ गया B, और साथ में कौन सा आया कंपोनेंट? Y की ओर, ये वाला कंपोनेंट, तो ये बन गया साइन ऑफ फाई। क्लियर? डन? समझ में आ गया बच्चों? तो ये था हमारे पास जो सेकंड पार्ट हमने करना था। अब इन इक्वेशन से भी आप, अगर कोई भी आपको फॉर्मूला क्वेश्चन पूछे तो आप वैल्यूज फिल करो, आराम से आंसर हो जाएगा। डेरिवेशंस भी अपनी डन हो चुकी हैं, कोलिजन टॉपिक भी खत्म हो चुका है, इलास्टिक इन इलास्टिक 1 और 2 डायमेंशन दोनों कर लिए। पर इसे आराम से समझना, ध्यान से समझना बच्चों, आप ही के लिए है। खुश रहे, खुशहाल रहे, पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे, और लाइफ को क्या करना है? एंजॉय, टेंशन नहीं लेनी बच्चों। बाय, टेक केयर। स्क्रीनशॉट मारो जल्दी से।